तो आज कॉमन डिसीज इन ह्यूमन प्रोटो जो आता कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा याद करने वाला पार्ट है, तो थोड़ा अलर्ट रहना, सुनूंगा मैं। हेलो हेलो, हाँ। तो कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बहुत बेसिक सी बात आएगी कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है, हेल्थ की। समझना मेरी बात। जैसे आपने कभी वैद्य को देखा है, किसी वैद्य को? तो वैद्य आपकी नब्ज देखता है, देखता है, ठीक है, और वो आपका देखता है कफ कैसा है, कफ आ रहा है नहीं आ रहा। बात, बात समझते हो? बात मतलब वायु। वायु का मतलब गैसेस तो नहीं बन रही है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, पेट साफ है या नहीं है, ये पूछेगा। पूछेगा पहले कि कफ अब तो नहीं आता, आपको वो नहीं आता, कि पेटेट साफ है, मतलब मोशन सही होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? विस्फोट तो नहीं करते हो कहीं? उन्हें कि हाँ भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसका मतलब आपके दो ट्रैक सही हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक। और फिर तीसरा पूछेगा पित्त, पित्त मतलब बाइल, ठीक है। अगर बाइल सही है यानी जिगरा सही है आपका, तो सब कुछ सही है। और जिगरा अगर खराब है तो सब बेकार है। नहीं समझ में आया? मेवा भी खिला दो, जिसका जिगरा खराब वो भी बेकार। और जिसका जिगरा अच्छा है उसको सूखी रोटी खिला दो छाछ से, छाछ समझते हो, मट्ठे से, वो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, उससे भी फौलादी वाली ताकत ले लेगा। समझ में आया? तो सारा खेल किसका है? जिगरे का है, ठीक है। समझ गए? तेरे जिगरे में कितना दम है दम? हाँ, तो जिगरे में दम है तो सब पचा जाओगे। तो सिंपल सी बात है, कोई भी वैद्य, इंडियन आयुर्वेदा की बात करूं तो बात, कफ, पित्त, इन तीनों का बैलेंस देखता है, ठीक है। और हिप्पोक्रेट्स आपने कुछ चीजें और उसमें ऐड कर दी, तो मिला जुला करके डेफिनेशन बन रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेदा, ठीक है। भाई हेल्थ क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग। क्या है ये? स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर, ह्यूमर माने समझते हो बॉडी फ्लूइड, ठीक है। स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर लाइक ब्लैक बाइल, टर्म क्या दे रखा है? ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल यहां टर्म यूज कर रहे हैं फीवर से, हॉट पर्सनैलिटी, ठीक है, या ब्लड में मिलने वाले कुछ सब्सटेंस जो फीवर इंड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। और बात कर रहे हैं यहां पर कफ, यहां पर बात कर रहे हैं येलो बाइल, यहां बात कर रहे हैं ब्लड, ये सब बॉडी के कुछ ह्यूमर है। इनमें अगर बैलेंसिंग है, कहते हैं ना, बात, कफ, पित्त, ऐसा भी नहीं है कफ आना नहीं चाहिए, कफ होना ही नहीं चाहिए। कफ प्रोटेक्शन भी करता है, पर कफ ज्यादा हो गया तो समस्या, ठीक है। बात, ऐसा नहीं है कि आप भाई थोड़ा बहुत तो अंदर कचरा इकट्ठा होता ही है, सुबह आप साफ करने आते हो, फिर थोड़ा बहुत रहता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, उतना रहना चाहिए। पर बहुत ज्यादा समस्या आ रही है तो भाई सारी समस्याएं पेट से चालू होती हैं। पेट खराब तो बीमार होना चालू हो जाओगे आप। बुढ़ापा भी पेट से ही आता है, सबसे पहले पेट खराब होता है, और मौत भी पेट से ही आती है, कि मरने से पहले 2-3 दिन पहले ही इंसान खाना छोड़ देता है। समझ रहे हो? गट जिसकी बढ़िया होगी, समझ रहे हो ना मेरी बात, वो कुछ भी पचा लेगा, और कुछ भी पचा लेगा तो ताकत उससे ले लेगा। नहीं है क्या भाई? तभी तो भाई मोर जो होता है, पीकॉक, अरे भाई आ जाओ, ठीक है, उसका स्टमक सबसे कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। क्यों होता है स्ट्रॉन्ग उसका स्टमक? क्यों होता है? वो जहर को भी पचा लेता है, सांप को भी खा जाता है। क्यों? क्यों होता है ये पूछा भाई? अरे क्यों होता है स्ट्रॉन्ग? ये तो ना पचा लेता है। बात, क्वेश्चन सुना तो करो, क्यों होता है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि उसका पेट पैर के ऊपर होता है। यस, यस, इसका पेट पैरों के ऊपर होता है। नहीं है क्या? नीचे पैरों के ऊपर स्टमक होता है इसका। तभी तो योगा के अंदर मयूर आसन क्यों लगाया गया? मयूर आसन समझते हो ना? पैर ऊपर कर लेते हैं और हाथ कोहनी पेटों पर आ जाती हैं। जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए नेचुरोपैथी के अंदर बॉल लगाई जाती है, यहाँ पर पेट के बल लेटते हैं बॉल लगा करके, जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। तो वो इस ट्रीटमेंट से आपका उसका स्टमक ठीक करते हैं, यानी उनका सीधा टारगेट होता है आयुर्वेदा के अंदर, नेचुरोपैथी के अंदर, कि पहले स्टमक बढ़िया कर दो इसका। स्टमक आपने बढ़िया कर दिया तो आधा तो हमने यही सही कर दिया। समझ में आया? नेचुरोपैथी का पहला ही सिस्टम है
इसका स्टमक, उसको बमन कराओ, उसको पानी पिलाओ नमक का 4 5 6 गिलास, तब तक जब तक कि उल्टी ना करे। जैसे ही वो भर भर करके उल्टी करता है बुरी तरह से, आधा सही हो जाता है यहीं पर ही, ठीक है। फिर वो पित्त के लिए इलाज करते हैं, यानी लिवर के लिए। लिवर के लिए क्या करते हैं, इसको कोई भी तली हुई चीज नहीं देनी, कोई भी तली हुई चीज। कभी किसी को पीलिया हुआ है? पीलिया, पीलिया किसी आसपास में किसी को हुआ हो? तुझे तो हुआ, सुना है? पीलिया में लोग झाड़ फूंक कराते हैं ना, ठीक है। झाड़ फूंक समझते हो ना? किसी बाबा के पास जाएंगे, वो पीलिया झाड़ रहा है, जॉन्डिस, ठीक है। पीलिया क्या कर रहा है, वो झाड़ रहा है, और झड़ भी हो जाता है, मतलब ठीक भी हो जाता है, पर वो कुछ बातें बोलता है। अब समझना, बातें क्या बोलता है कि भाई आपको रोज आना है सूर्य निकलने से पहले, जैसे एक जगह की मुझे याद है उसने बोली थी, ठीक है। हाँ, और तली हुई चीजें नहीं खानी। वो अपना एक डाइट चार्ट भी देगा कि ये खाना है, ये नहीं खाना। नहीं आया क्या? रोज आना है, ठीक है। अब एक्चुअल में पूरी बॉडी में एक ही ऑर्गन ऐसा है, लिवर, जो अपना इलाज खुद करता है, इसको कुछ मेडिसिन की नहीं जरूरत है। यही अकेला ऑर्गन है जो अपना इलाज खुद करता है। नहीं आया क्या? शर्त है, तली हुई चीज नहीं खानी। 5 दिन तली हुई चीजें मत खाओ, 5 दिन परहेज कर लो, 5 दिन सूखी रोटी खाओ, 5 दिन लिवर को शांति दे दो, अपने आप सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो 2 फायदे होते हैं झाड़ फूंक के, एक तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, वो भी जानता है ये वाली बात, झाड़ से पीले नहीं झड़ता, वही जॉन्डिस झड़ती थोड़ी ना है, ठीक है। सब कुछ साइकोलॉजिकल है कि भाई तू आएगा 7 दिन में तेरा पीलिया सही हो जाएगा, ठीक है, हम झाड़ देंगे, पर सुबह आना है, मतलब उसको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, ठीक है। तो हेल्थ की सबसे पहली है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको उठना है, आधा मेटाबॉलिज्म आपका यहीं से सही होगा, ठीक है। कुछ तला हुआ नहीं खाना, लिवर की दूसरी शर्त है कि कुछ तला हुआ मत खाना। तुम भी बाबा बन सकते हो यार, सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बता तो रहा हूं ना तुम्हें भाई, 100% सही होगा, जॉन्डिस 100% सही होगा, करके देख लेना, ठीक है। समझ में आया? हाँ, किसी को भी हो कह देना हमारे पास ले आओ, ठीक है, हम सही कर देंगे। अरे समझ में आई नहीं आई मेरी बात? एक्चुअल में वो सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, लिवर को जो चाहिए वो बोल रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, ये बाबा सही कर देगा, ये तो है ना। बस अपने आप सही हो जाते हो 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, हार्डली 7 दिन के अंदर। यही है एक्चुअल में, यही एक कंसेप्ट है। बस तुम क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, जो वो बोल रहा है तुम्हें बिना उससे मिले, समझ रहे हो, घर में किसी को बाबा बना लेना, और पर तुम बना नहीं पाओगे ना, साइकोलॉजिकल कहां से आएगा, पर एक्चुअल में रियलिटी यही है। अब वापस आ जाओ, तो सीधी सी बात है, तो बात पित्त और कफ, साथ में ब्लैक बाइल और ब्लड की बात करूंगा, इन तीनों का अगर बैलेंस है तो इसी को क्या बोलते हैं, हेल्थ भाई। नहीं आया क्या? तो अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा, हेल्थ है क्या? इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर। लिख लिया जितना लिखना था इतना? हाँ लिख लेना, स्टेट ऑफ बैलेंसिंग, वो तो बताया था कई बार मैंने यार। क्या तुम पूछ, सर्कुलेटरी सिस्टम की चीज तुम यहाँ पूछ रहे हो? मैंने बताया था कि बच्चे का ब्लड रिप्लेस होता है जन्म के बाद, क्योंकि नॉर्मल केस में जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है तो उसके अंदर बीटा चेन नहीं होती, गामा चेन होती है हीमोग्लोबिन में। जैसे जन्म होता है तो गामा रिप्लेस बाय बीटा, भाई उसको बीटा चेन वाला हीमोग्लोबिन चाहिए बाहर के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो पुराना का पुराना सारा ब्लड रिप्लेस होगा ना, तेजी से रिप्लेस होगा। तो तेजी से रिप्लेस होगा तो आप जानते हो, तेजी से अगर आरबीसी टूटेंगी तो बिलीरुबिन ब्लूबिन तेजी से बहुत ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा तो कभी कभी तो निकल जाता है, कभी कभी ब्लड में डिपोजिट होकर रह जाता है, तो छोटा सा जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। तो जॉन्डिस होता क्या है, बिलीरुबिन ब्लूबिन के ब्लड में, ठीक है, स्प्रेड हो जाने की वजह से, स्टेट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर। ह्यूमर समझते हो? बॉडी फ्लूइड। अब बॉडी फ्लूइड की बात चल रही है, नहीं बॉडी ह्यूमर की बात चल रही है, सर्टेन बॉडी ह्यूमर, इसमें स्टेट ऑफ बैलेंसिंग अगर आपने कर लिया तो आप हेल्दी हो। जैसे ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल, जैसे येलो बाइल, येलो बाइल, जैसे कफ, जैसे
ब्लड, ये बॉडी ह्यूमर है, मतलब ब्लड में मिलने वाले फ्लूइड, ठीक है। आप समझ रहे हो ब्लैक बाइल से मतलब किसकी बात चल रही है, फीवर। मतलब इन सर्टेन बॉडी ह्यूमर में अगर बैलेंसिंग आप बिठा पा रहे हो, यही आप इंडियन आयुर्वेदा और हिप्पोक्रेट के हिसाब से हेल्दी हो। हाँ, डब्ल्यूएचओ कहता है फिजिकल मेंटल सोशली वेलबींग है तो ही आप हेल्दी हो। फिजिकल तो हेल्दी होनी चाहिए, पर मेंटली और सोशली भी अगर आप हेल्दी हो तो ही सही मायने में आप हेल्दी हो, नहीं तो आप हेल्दी नहीं हो। इतना लिख लो फटाफट। हो गया। अरे एक मिनट। अरे यार,
तो बात आ रही थी हेल्थ, तो WHO तो हम कहां पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो समझ में आ गई, तो मैं डाउट ही डिग्री हो गया यहां तक तो ठीक है। अब बात आती है, ये बेसिक एनसीईआरटी की लाइनें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है इस पर, क्योंकि एनसीईआरटी वाले बेसिक अप्लाइड चीजों पर क्वेश्चन उठा देते हैं। बेसिक पूछेगा भाई हेल्थ किससे इफेक्ट करती है, ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन आएगा अवर हेल्थ कैन बी इफेक्टेड बाय, तीन चीजों से इफेक्ट करती है, ठीक है, किससे इफेक्ट नहीं करती, चार चीजें दे देगा, एक को करेक्ट सेलेक्ट करना होगा आपको, ठीक है। जैसे आप जानते हो इन्फेक्शन, अगर किसी को इन्फेक्शन होगा तो हमारी हेल्थ इफेक्ट करेगी ना, सीधी सी बात है। जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो भी हेल्थ इफेक्ट पे डालेगा, हेल्थ पर इफेक्ट। और लाइफ स्टाइल, भाई आपकी लाइफ स्टाइल तो सीधा इफेक्ट डालती है हेल्थ के ऊपर, ठीक है। 10 बजे सो के उठ रहे हो, रात के 2 बजे सो रहे हो, समझ रहे हो, 4 बजे लो बताओ, ठीक है 4 बजे सो रहे हो, ठीक है, बाहर का गंदा फूड खा रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो ना, कभी कभी खा लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी नहीं कहता, क्या चीज, सिगरेट तो खैर खतरनाक है ही, हाँ, सिगरेट पी रहे हो, ड्रिंक पी रहे हो, ठीक है, समझ ना मेरी बात, सिगरेट तो कम पीते हैं, बीड़ी पीते हैं लड़के आज के डेट में, हाँ हाँ, क्या हाँ? अब लोग खैनी, अब जो खैनी भी खाते हैं सोचो, तो अब ऐसा कुछ कर रहे हो तो सीधा इफेक्ट किससे पड़ेगा, हेल्थ पर। खेलते हो नहीं, योगा नहीं करते आप, मेडिटेशन नहीं करते, सीधा इफेक्ट किससे पड़ेगा, हेल्थ पर। तो आपकी लाइफ स्टाइल, जेनेटिक डिसऑर्डर और तीसरा इन्फेक्शन, ये तीन चीजें सीधा इफेक्ट डालती हैं। ये अवर हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड बाय, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है भाई, नियमित आप बैलेंस डाइट लो, समझ में आया, नियमित आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, प्रॉपर नहाओ, नहीं समझ में आया, जो तुम नहीं करते हो, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करो जो तुम नहीं करते हो, अवेयरनेस अबाउट डिसीज एंड देयर इफेक्ट, समझ में आया, नहाया करो भाई, नहाते हो ना, मुझे आज समझ में आया, मेरा केयर टेकर तो कई दिन से नहीं नहाया, क्योंकि एक्चुअल में समझ में इसलिए आया, एक बकेट थी, ठीक है, तो उसकी बकेट अलग थी, मेरी बकेट अलग थी, उसकी बकेट के अंदर मैंने कुछ सामान रख रखा है कहीं, और मेरी बकेट वहीं रहती है, मतलब हम लोगों की, तो मैंने यार हमारी बकेट जैसी हम रखी जाते हैं वैसी मिलती है, इसका मतलब नहाया ही नहीं है समझ में आया, तो तुम नहाया करो, यहाँ लोग नहाते नहीं है, पता नहीं क्या है ठंडी में, हाँ ये भी नहीं नहाता होगा मुझे लग रहा है, नहा के आए हो, कब, आज या 3 दिन पहले, अवेयरनेस अबाउट डिसीज एंड देयर इफेक्ट, ये अवेयरनेस होनी चाहिए भाई, कौन कौन सी डिसीज है, उनका इफेक्ट क्या होता है, जैसे अब बता आ जाओ, एसटीडी की मैंने बात की थी, एड्स की बात की थी, कितनी खतरनाक डिसीज है और क्या इफेक्ट होता है समझ में आ गया होगा। वैक्सीनेशन के बारे में सबको पता होना चाहिए भाई, जो जो वैक्सीन अवेलेबल है वो तो लगवाओ कम से कम, जो नहीं है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, भाई आप उठा के फेंक दिया नीचे गंदा, समझ ना मेरी, समझ गए होगे। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, में मच्छरों से बचो, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज एंड नेसेसरी फॉर अचीविंग द गुड हेल्थ, आज में गोलगप्पे वाला भी है, हाइजीन मेंटेन करता है, सर पर कैप लगाता है, हाथों में ग्लव्स पहनता है, माउथ पे मास्क लगाता है, तो आपका मन करता है खा लिए जाए इससे, नहीं आया क्या, ऐसे तो करते हैं, उससे तो खाना ही नहीं है, जो कम से कम ड्रामा करे उससे कम से कम देखने में लग तो रहा है, क्या टेस्ट, हाँ वो बात है, वो टेस्ट तो तुम्हारे सामने थोड़ी नहीं देगा, वो तो पीछे देगा, समझ में आया, क्या बोल रहे हो, टेस्ट बोल रहे थे क्या, हाँ टेस्ट तो बात है, देखो वो तुम्हारे सामने तो मास्क लगा के रहेगा, जब तुम चले जाओगे कोई नहीं होगा तो वो टेस्ट भी दे देगा उसमें, ठीक है, उसकी बात नहीं है। चलो अब आगे बात करते हैं यहां से कहानी चालू होती है, ठीक है, जैसे एक पिक्चर देखी थी मैंने साउथ की, वो नाम बस मुझे याद नहीं है, डिसीज क्या है, उसमें वो बोलता है, जैसे वो जाता है, तुमसे याद आ जाएगा, अजीब सा हीरो है, बूढ़ा बड़ा सा है, पर वो हीरो है, मतलब ठीक ठाक है, अब पता नहीं क्या, जैसे वो जा रहा होता है, ठीक है, रास्ते में से कुछ गुंडों की गाड़ियां निकलती हैं तेजी से, और सीधी कीचड़ उसके मुंह पे आती है, ओ तेरी, ये क्या हुआ, ठीक है, अपने दोस्त से कहता है पता करो ये कौन है, ठीक है, तो समझ में आया, क्यों पता करें, यार मैं अनकंफर्ट फील कर रहा हूं, नहीं इसने जो किया गड़बड़ किया, इससे मैं क्या हो गया, मेरी कंफर्टनेस खत्म हो गई, और अगर मैं अनकंफर्ट हो गया तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, नहीं आया क्या भाई, अनकंफर्टनेस क्या है, बीमार, जैसे जैसे समझो कि मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा यार, आज सर ने मुझे डांट दिया, अच्छा फील नहीं कर रहा, समझना मेरी बात, कुछ मिसिंग सा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं फील कर रहा, तो धीरे धीरे आप ब्रेन से सोचना चालू करोगे, उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, बॉडी के ऑर्गन पर पड़ेगा, तो ऑर्गन उसी हिसाब से काम करना चालू कर देंगे, नहीं आया क्या, और धीरे 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 तुम अंदर से बीमार हो जाओगे, एक्चुअल में यही होता है, आप अंदर से अच्छा फील करो, कितना भी बीमार हो, अच्छा फील करो, अच्छा फील कर रहा हूं, नहीं गुड फील कर रहा हूं, कहते ना, फीलिंग अच्छी है,
तो बॉडी के ऑर्गन बढ़िया काम करेंगे, कितने भी बीमार हो तुम्हारी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। एक्चुअल में यही है, यहां से चल रही है बॉडी। बॉडी नहीं चल रही है, तुम्हारे आसपास का एटमोस्फियर भी तुम्हारे यहीं से चल रहा है, प्रकृति भी यहीं से चल रही है। अरे तुम मजाक समझ रहे हो उस चीज को, ठीक है। मैं सच कह रहा हूं, पहले मैं वाली पिताजी कहते थे कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, मैंने क्या उपदेश देते रहते हो, मन के हारे हारे, हम मरे जा रहे हैं, एग्जाम है 10th क्लास का भी, ठीक है, तो पगलाए जा रहे हैं, तो फिर मन के हारे हारे, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे समझ में आया, तो लाइफ जब आप फेस करते हो लाइफ, ठीक है, लाइफ में से पल मिलेंगे, अभी तो बच्चे हो आप, लाइफ में से पल मिलेंगे जब आप मन से टूटे हुए होगे तो आप कोई काम कर ही नहीं पाओगे। और लाइफ में ऐसे फेज भी मिलेंगे जब बहुत विपरीत परिस्थितियां होंगी, पर अंदर से क्या होगा, मुझे फाइट करनी है, लड़ना है, या कुछ भी करना है, किसी को बचाना है, घर में कोई आपदा आ गई, कुछ भी है, तो आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति में वो काम करके चले जाओगे, निकल जाओगे, मतलब तुम सोच नहीं सकते वो काम कर लोगे। तब समझ में आता है सारा खेल यहां से चल रहा है, ठीक है। जैसे मेरे हाथ की कंडीशन थी, तो डॉक्टर ने कहा 1 साल, ठीक है, क्योंकि हड्डी बची ही नहीं है, चूरे हो गए हड्डियों के, ठीक है। मैंने कि फिर दूसरे डॉक्टर ने कहा विल पावर से तुम कुछ भी कर सकते हो, विल पावर से, वो 1 साल बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं गारंटी तुम 3 महीने के अंदर अपने हाथ को मूव कर लोगे। सारा खेल विल पावर का, विल पावर समझते हो ना, विल पावर से तुम वो काम कर सकते हो जो तुम कभी नहीं कर सकते। 10th का एग्जाम सबने दिया, सब बोर्ड का दिया होगा ना, बोर्ड नहीं दिया, अच्छा प्रमोट, 10th में भी प्रमोट कर दिया, अरे यार दिए ना, कितनों ने नहीं दिए, कितनों ने नहीं दिए। वो सच तो बोल रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है, सच बोलने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा चाहिए, हाँ समझ में आया, ठीक है, उसने नहीं दिया, कोई नहीं। अगर तुम लोगों ने, जिसने बोर्ड का एग्जाम सीरियसली दिया है, बट 12th का तो दिया होगा, हाँ, क्योंकि मैं भूल गया, तुम तो ड्रॉपर हो, मैं 12th वाले बच्चे समझ रहा था, ड्रॉपर हो, 12th का दिया, 12th का तो दिया ना। जब एग्जाम चल रहे थे उस समय तुम्हारे सामने जो टॉपिक आ रहे थे फटाफट याद हो रहे थे ना, एक फीलिंग जरूर आई होगी, काश 15 दिन पहले ऐसे ही पढ़ रहे होते तो आज फोड़ दिया होता। आई थी नहीं आई थी, सच्ची सी बताना। तो तुम्हें उस लास्ट टाइम पर कोई दवा दी गई थी ऐसा, मतलब जो तुम्हारे संग हो रहा था, यानी वो चीज अंदर इनबिल्ड थी, पर तुम क्या थे, मस्ती के मूड में थे, तुमने कभी अपनी सीरियसनेस को पहचाना ही नहीं, ठीक है, और तुमने उस समय को ऐसे ही निकाल दिया। पर जब एग्जाम आया, सीरियसनेस समझी, ब्रेन में डोपामाइन का लेवल बढ़ा, और जब ब्रेन में डोपामाइन का लेवल बढ़ता है ना, हर इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाती है। समझ रही है, नींद में तो नहीं है, हैं? हाँ, तो हर इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाती है, ये मानो या ना मानो, ठीक है। तो अभी मैं कहता हूं कि मन से पॉजिटिव रहो, मन से अपने टारगेट को सोचो, यार मैं कर लूंगा, ठीक है, मन से कि इस बार मैं निकल जाऊंगा, मन से मैं अपना 100% लगाऊंगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं मक्कारी कर रहा हूं मैं 100% लगाऊंगा, उसकी बात नहीं चल रही है, मैं जानता हूं कि मक्कारी कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं तफरी करूंगा बाहर जाकर के, पर मैं निकल जाऊंगा, सर मैं तो पास हो जाऊंगा, मैं तो स्वाद निकल जाऊंगा, एम्स मिल जाएगा दिल्ली मुझे, नहीं, आपका दिल जब तक ना कहे कि हाँ निकल जाएंगे, तब तक वो माना नहीं जाएगा। मन से का मतलब किसी से कहने से बात नहीं हो रही है, आपके मन से कहो कि यार मैं निकल जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूं, कोई रुकने वाला नहीं है, ये तुम मानोगे नहीं। अब मैं, कड़वा सच नहीं है, मीठा सच है, कौन है कड़वे वाला, मतलब ये बता रहा है कि सर बहुत कड़वा सच है, मैं निकल नहीं सकता, आप ऐसी बातें बोल रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी बात है क्या, ये बोला था, कौन बोला था कड़वा सच है, आ जाओ, कड़वा सच है, तो सोचो सही क्या कह रहे हो तुम, अरे यार चलो, ये बात समझ में आ गई कि अनकंफर्टनेस सीधा इफेक्ट आपके ऑर्गन पर डालती है, और जब आप अनकंफर्ट होते हो, ऑर्गन अनकंफर्ट होते हैं, तो धीरे धीरे आप बीमार होना चालू हो जाते हो, यही है बीमारी। समझ रहे हो, कुछ साइकोलॉजिकल बीमार होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल मेंटल बीमार होकर के अपने ऑर्गन को खराब कर लेते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात, टॉक्सिक टॉक्सिक एटमोस्फियर आपको बीमार कर देता है। आई या नहीं आई, तो सीधी सी बीमारी क्या है, एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट दैट कॉज डिस्कंफर्ट, कोई भी ऐसी स्टेज जो आपको डिस्कंफर्ट करती है। नहीं आया क्या, सोचने से तुम डिस्कंफर्ट हो रहे हो, नहीं आया क्या, जैसे मैंने तुमसे कुछ 2-4 बोल दिया, कुछ कह दिया, अब तुम घर जाकर सोच ही रहे हो बार 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 बार, और कंफर्टनेस फील नहीं कर रहे हो, मतलब तुम बीमार पड़ रहे हो भाई।
लोग साइकोलॉजिकल अच्छे भले इंसान को बर्बाद कर सकते हैं, ओनली साइकोलॉजिकल। उसे रोज कुछ ना कुछ टिंच कर दो ऐसी बात जो सोचता रहे, नहीं आया क्या, सोचता रहे, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वो बीमार हो जाएगा, खटिया पे जाएगा, हॉस्पिटल में चला जाएगा बिना कुछ उससे कहे। अप्लाई मत करना कहीं, समझ में आया। हाँ, तो रियलिटी है भाई, आप साइकोलॉजिकल टिंच करते रहो किसी को एक दिन, जिसको तुम चाहते हो अपने कंपटीशन से हटाना, ठीक है, और ये भी चाहते हो कि उससे कुछ, समझ रहे हो ना, मैं उससे टच भी ना करूं, उससे कुछ समझ रहे हो नुकसान भी ना पहुंचाऊं, और अपने आप कंपटीशन से हट जाए, लाइन से हट जाए, हॉस्पिटल में चले जाए, तो पढ़ाई बेकार हो जाए उसकी। तो रोज कुछ को टिंच कर दो, नहीं आया गया। तभी तो कहते हैं इस एज पर थोड़े से कुछ चीजों में एकदम हरामी होने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी के कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना होना चाहिए बस मेरा टारगेट ये अचीव करना है, तुझे जो करना है कर ले, मैं टारगेट अचीव करके रहूंगा, मैं एकदम बिल्कुल ठल एकदम, ठीक है। नहीं आता टीचर से 10 बार पूछूंगा मैं, ठीक है, बेशरम बन जाऊंगा मैं, नहीं आया क्या, नहीं शर्मा आ रहा हूं नहीं पूछूंगा भाई, ऐसा नहीं करना है भाई। अब तो खैर साल हो गई, ये तो स्टार्टिंग की बात थी, अब तो तुम हो चुके हो थोड़े बहुत बेशरम, हो चुके हो नहीं हो चुके हो, पूछ लेते हो ना सारी बातें, डाउट है तो पूछो, 10 बार पूछो, ठीक है, वापस आ जाओ। तो सीधी सी बात है, डिस्कंफर्ट, तो डिस्कंफर्ट अब नहीं होना, एंड इफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गन एंड ऑफ सिस्टम, सीधा इफेक्ट पड़ता, सीधा इफेक्ट। आओ आइए हुजूर, करेक्टराइज बाय, जो तुम डॉक्टर के पास जाते हो, भाई तुम डॉक्टर बनोगे, कल को तुम्हारे पास पेशेंट आएगा तो तुम क्या वही पूछो, क्या दिक्कत है, दर्द दे रहा है, यह हो रहा है, यह नह रहा है, डॉक्टर साहब कभी यह है तो समझ ना आ रहा का है, ऐसे तो बोलेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ऐसे बोलते हैं। अब तुम्हें दिमाग लगाना है, तुम्हें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देना है उसको, मतलब वो तुम्हारे पास आके कंफर्टनेस फील करे तो तुम अच्छे डॉक्टर हो, और तुम उसको ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है 50 दवाएं ले आओ, सही नहीं होगा, एक्चुअल में उसको बीमारी नहीं है। तुम्हें क्या करना है, 2-4 मीठी दवाएं लिखनी है, नहीं समझ, मीठी दवाएं समझ गए ना, विटामिन की, ये उसको नहीं पता, ठीक है, और प्यारी सी बातें करनी है, और उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना है, वो यूं ही निकलते ही सही हो जाएगा बाहर, और तुम्हारी इतने गुणगान करेगा जा जा करके कि भाई क्या डॉक्टर है, डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर साहब वो, 50 लोगों को और लेकर के आएगा वो तुम्हारे पास। समझ में आया नहीं आया? तो एक्चुअल में अच्छा डॉक्टर एक अच्छा जीनियस साइकोलॉजिस्ट भी होता है। अगर साइकोलॉजिस्ट तुम बन गए, तुम दूसरों की साइकोलॉजी समझना चालू कर दिए, तो अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि सीधा साइकोलॉजी का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, वर्किंग ऑफ ऑर्गन पर सीधा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। जो डॉक्टर क्या करता है, करेक्टराइज बाय सम साइन एंड सिम्टम, वो अपने साइन बताता है, साइन आप देखते हो, सिम्टम बताता है वो, ठीक है, तब आप पता लगाते हो अच्छा ये बीमारी है, लाओ ट्रीटमेंट करते हैं इसका, आई या नहीं आई, ठीक है। अब डिसीज की बात करते हैं, डिसीज कितने टाइप की हो सकती है, 2 टाइप की हो सकती है भाई, एक तो जेनेटिकल डिसीज होती है, कौन जेनाइटल, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, एक तुम जन्म लेने के बाद क्या करते हो, एक्वायर करते हो, इन्फेक्शन तो एक्वायर ही करते हो, एक कुछ लेकर के आते हो जेनेटिकल, तो 2 टाइप की डिसीज पढ़ने वाले हो, कौन जेनाइटल, एक्वाइड, क्लियर है। अब इसको क्लासिफाई करते हैं प्रॉपर वे में, तो टाइप्स ऑफ डिसीज को मैं 2 टाइप में डिवाइड करूंगा, कॉन्जेनाइटल और एक्वाइड, यहां से क्वेश्चन बनेगा, और एक क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है भाई, कॉन्जेनिटल का मतलब है जेनेटिकल डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर। हाँ एक बात तो बता दूं, मेरा अगला चैप्टर इवोल्यूशन है, हाँ बायोटेक अभी नहीं है, था बायोटेक, पर अभी मुझे समझ में आया कि एक्चुअली बायोटेक में क्या है, कई बैचों में भी पढ़ानी है बायोटेक, समझ गया ना मेरी बात। तो बायोटेक के लिए मैं कंबाइन करूंगा, तुम्हारे में कंबाइन नहीं करूंगा उन बैचों को, उनका अलग अलग बैच बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, बायोटेक के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा था डिस्कशन हुआ है, एक चैप्टर के लिए बायोटेक के लिए सिर्फ, क्या मैं, सुनो मेरी बात, हो सकता है कि अगर यहाँ इस बैच में आ गए, अरे यार, अरे यार, 1 मिनट रुक जाओ यार,
चलो नहीं आता है तो दिख जाता है मुझे सामने, पर दिखा नहीं था, अब दिखा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आप डिस्कंफर्ट हो तो समझ में आ गया, साइन और सिम्टम से डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, जेनेटिकल और ठीक है एक्वायर्ड, दो टाइप के डिसऑर्डर होंगे। इनको डिवाइड करते हैं, तो एक तरफ मैंने जेनेटिकल लिख दिया, अच्छा ये पीछे कैसे चला गया, एक तरफ जेनेटिक कॉन्जेनिटल लिख दिया, कॉन्जेनिटल क्या होते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर, और एक्वायर्ड क्या होते हैं जिसको हम एक्वायर करते हैं जन्म लेने के बाद। ठीक है, तो एक्वायर, अरे यार कहीं पेन था मेरे पास, अगर मैं एक्वायर की बात करता हूं तो एक्वायर भी दो टाइप के हो सकते हैं। अच्छा तो लिख लो उसको, लिखते जाओ साथ साथ, इसको जेनेटिकल बोलेंगे। अच्छा जेनेटिकल डिसीज लिखी तो है, कौन जेनेटिकल मतलब जेनेटिकल डिसीज, जेनेटिकल डिसीज, ये कॉन्जेनिटल हो गया, और एक्वायर्ड, एक्वायर आफ्टर बर्थ, एक्वायर आफ्टर बर्थ, जन्म लेने के बाद जिसको हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, वो है एक्वायर्ड डिसीज। अब हम बात करते हैं, हाँ आफ्टर बर्थ हम इसको एक्वायर करते हैं। कॉन्जेनिटल तो हम कहां पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, पूरा जेनेटिकल डिसऑर्डर। अब यहां बात किसी करेंगे मैं एक्वायर। एक्वायर कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के, ठीक है, एक तो हो सकते हैं कम्युनिकेबल, एक हो सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल। यहां से क्वेश्चन बनने चालू होंगे। अगर मैं एक्वायर्ड की बात करता हूं तो ये कम्युनिकेबल भी हो सकते हैं और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल समझते हो, जो एक दूसरे से फैलते हैं, एक छूने से नहीं, एक दूसरे से फैलते हैं, कम्युनिटी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो। और चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, हेलमिंथिक डिसीज भी इसमें आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके सिस्ट अगर सीवेज वाटर से सब्जियों में चले गए, चिपक गए, तो वो जो खाएगा उसको इन्फेक्ट करेंगे, कम्युनिटी को इन्फेक्ट करेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक है, और प्रोटोजोन डिसीज भी, क्योंकि वो सीवेज वाटर से वो भी फैलते हैं, ठीक है, तो जो कम्युनिटी को इन्फेक्ट कर सकते हैं एक बार में, वो कम्युनिकेबल है, समझ गए ना मेरी बात। तो इनको आप डिवाइड कर सकते हो, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। और नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। अच्छा, कम्युनिकेबल जितने भी होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं? जो बहुत आसानी से एक दूसरे में फैल सकते हैं वो इन्फेक्शियस हैं, समझ रहे हो। जो आसानी से एक दूसरे में नहीं फैल सकते वो नॉन इन्फेक्शियस हैं, ठीक है, इनको आप बोल सकते हो इन्फेक्शियस। किसके थ्रू स्प्रेड होते हैं, पैथोजन के थ्रू, स्प्रेड थ्रू पैथोजन। जैसे भाई वायरस भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया भी हो सकता है, जैसे हेलमिंथिक भी हो सकते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, हेलमिंथिक, और बताओ फंगस, और बोलो प्रोटोजोआ। भाई ये सब क्या है, पैथोजन है जो एक कम्युनिटी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको किस में रख दिया हमने, इनफेक्शियस। पर अगर मैं नॉन कम्युनिकेबल की बात करता हूं तो कैसे हो सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस। अगर नॉन इन्फेक्शियस की बात करूं तो इसमें क्या आ जाएंगे, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर आ जाएंगे, जिसकी को विटामिन की कमी से होने वाले, खाने की कमी से होने वाले, प्रोटीन की कमी से होने वाले डिसऑर्डर, समझ गए मेरी बात। इसमें ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज आ जाएंगे, कैंसर आ जाएगा, डायबिटीज आ जाएगी, समझ गए ना मेरी बात। क्या एक दूसरे से फैलते हैं, कैंसर एक दूसरे से फैलता है, नहीं फैलता भाई, ठीक है। डायबिटीज एक दूसरे से फैलती है, नहीं फैलती, समझ गए ना मेरी बात। ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज एक दूसरे से फैलते हैं, नहीं फैलते, समझ गए ना मेरी बात। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा मैं बता दूं,
जैसे अब एड्स पढ़ाऊंगा आपको, तो एड्स में क्वेश्चन एक लाइन आती है और टीवी पर ऐड आता था, एड्स नहीं फैलता छूने से, साथ खाने से, साथ सोने से, साथ रहने से। नहीं आया क्या? एड्स नहीं फैलता, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि कम्युनिकेबल है नॉन कम्युनिकेबल है? कम्युनिकेबल है नॉन कम्युनिकेबल है? नॉन कम्युनिकेबल। कोई डाउट? कोई डाउट? यही था, सारे बच्चे नॉन, मतलब मैक्सिमम बच्चे नॉन कम्युनिकेबल लगा के आए, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाए। क्योंकि उनके दिमाग में क्या था? एड्स नहीं फैलता छूने से, साथ खाने से, साथ सोने से, साथ बातें करने से, साथ देने से। समझ में आया? क्योंकि टीवी पे ऐड आता था। टीवी पे ऐड इसलिए आता है क्योंकि पहले एड्स बहुत तेजी से फैल रहा था, तो लोग एड्स जिनको हो जाता था उनको सोसाइटी से डिस्कार्ड कर देते थे कि भाई अलग कमरे में बंद है, कोई मिल नहीं रहा है उससे। तो इंसान की जिंदगी अगर 5 साल है तो वो 1 साल में खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कम से कम 5 साल है, 5 साल अच्छे से तो रहे। तो उसके लिए क्या, कि उसको भाई एड्स, सही बात है, जब तक कोई दो बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो एड्स कैसे फैल जाएगा? भाई हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस तो कॉमन हो गया आज की डेट में, क्या एक फैल सकता है? भाई जब तक दो बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में नहीं है कैसे फैल जाएगा? समझ में आ गया ना? तो सिंपल सी बात है, इसी कारण बच्चे इसको क्या लगा के आए थे, नॉन कम्युनिकेबल। पर एक बात दिमाग में रखो, अगर कोई पैथोजन, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई हेलमिंथेस, कोई प्रोटोजुआ अगर डिसीज कॉज कर रहा है तो वो कम्युनिकेबल है। दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। समझ में आया? तो क्या है ये? कम्युनिकेबल है। वायरस, बैक्टीरिया, हेलमिंथेस, ठीक है, या फंगस या प्रोटोजोआ, इनसे हो रहा है तो कम्युनिकेबल है, सोचना ही नहीं है, कम्युनिकेबल है, ठीक है। अब आ जाओ नॉन कम्युनिकेबल, तो उसमें क्या आ जाएगा एग्जांपल? यही एक ही पूछा, ही एक ही एग्जांपल जाता है। एनसीईआरटी में ये दे रखा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। समझ में आ गया नहीं आ गया? चलो यहां पर आ जाएगा जैसे, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल में कैंसर, नॉन कम्युनिकेबल में डायबिटीज, नॉन कम्युनिकेबल के अंदर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अब तो डायशन नहीं पढ़ा रहा मैं, पहले क्वाशरकोर मेरास्मस पढ़ाते थे हम, याद है तुम्हें? हाँ, तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो गया ना, क्वाशरकोर, प्रोटीन की कमी से होने वाला, मेरास्मस खाने की कमी से होने वाला डिसऑर्डर, ठीक है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज, एनसीईआरटी में दे रखा है, ड्रग्स एंड एल्कोहल ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज का मतलब है आप अगर ड्रग्स लोगे, एल्कोहल लोगे तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी इससे रिलेटेड, लिवर कायरोसिस हो जाती है, ठीक है। ये बेसिक कुछ एग्जांपल दे दिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिसीज की। तो पहले हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, फिर हम वायरस की बात करेंगे, फिर हम फंगस की बात करेंगे, फिर हम हेलमिंथेस की बात करेंगे और प्रोटोजुआ की बात करके एंड कर देंगे। हाँ, कौन सी? किसने कहा कॉन्जेनाइटल है डायबिटीज? कॉन्जेनाइटल हो सकती है, होती नहीं है। समझ में आया? हो सकती है पर होती नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल खराब है, आप वजन बहुत बढ़ रहा है, पेट बहुत निकल रहा है, टहलते नहीं हो, ठीक है, टेंशन मतलब वजन मेरा भी बढ़ रहा है भाई, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का जो फैटी लिवर था मेरा भी था, ठीक है, पर सही नहीं है, समझ में? सही नहीं है, इट इज नॉट गुड इंडिकेटर। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो काम करना पड़ेगा सबको, नहीं आया क्या? टहलना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात भाई? चलो मैं तो खैर टीचिंग में हूँ, कर लूंगा थोड़ा बहुत, तो तुम्हें भी थोड़ा सा अभी सिलेक्शन के बाद करना होगा, पर सिलेक्शन के बाद तुम कर लोगे। तुम नहीं रहोगे। समझ में आया? तुम नहीं रहोगे, ऐसे नहीं रहते हो, कैसे नहाए धोए नहीं हो, ऐसे उठ के चले आते हो, ऐसा लगता है अभी। पर तब ये इतनी टिप टॉप बन के रहेगी, ये पहचान में नहीं आएगी, नहीं आया क्या, ये है कौन? रियलिटी है भाई। समझ रहे हो? हाँ, देखो ये कितना पढ़ाकू है, क्या कर रहा है ये पढ़ाकू, मोबाइल खोल के तो नहीं बैठा तू? हाँ,
नोट्स क्या मोबाइल खोले हुए है क्या? और अब टैब टैब बंद कर, टैब बंद कर जल्दी। टैब और मोबाइल ये चीजें, गैजेट से दूर रहो भाई, आईज को बचाओ। ओ तेरी, बंद करो यार। नोट मेरे क्लास के अंदर, अब क्या मेरी, चलो फिर मत करो करो, अब थोड़ी सी बची है क्लास है, 2 चैप्टर बचे हैं, मैं क्या डांटूं तुम्हें, ठीक है, पर मत यूज किया करो। कोशिश तो किया करो अपने नोटबुक पे इन चीजों को यूज करने की। दुनिया समझा रही है कि गैजेट से दूर रहो, मजबूरी है वहां यूज करो, जहां मजबूरी नहीं मत यूज करो। चलो आ जाओ वापस, समझ में आ गया ये वाली बात या नहीं आई? कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल वाली कुछ पूछ रहा था। हाँ, अब ये मैं अभी याद कराऊंगा और पूछूंगा मैं, अब दिमाग लगा लो, मैं जस्ट पूछने वाला हूं, लिखना है कोई लिखेगा नहीं। कौन सा? डायबिटीज जेनेटिक भी हो सकती है, यस, और ऑटो इम्यून भी हो सकती है। अगर बीटा सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए, ऑटो इम्यून डिसीज, समझ में आया? बीटा सेल के जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए, जेनेटिकल डिसीज, ठीक है। अगर आपकी लाइफस्टाइल गंदी है, ठीक है, फैट का डिपोजिशन हो रहा है पैनक्रियास के आसपास, तो पैनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन रुक जाएगा, और रुकने से डायबिटीज मेलाइटस आपको हो जाएगी। नहीं आई? सीधी सी बात है, इंसुलिन या और एक टाइप 2 भी होती है, इंसुलिन तो निकल रही है, पैनक्रियास तो हेल्दी है, पर आप एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपके बॉडी के स्केलेटल मसल्स की डेंसिटी कम होती जा रही है, समझ में आया? इसकी वजह से क्या हो जाएगा? टाइप 2 इंसेडिबिटस नहीं, टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी उसमें, क्योंकि डायबिटीज यानी इंसुलिन के रिसेप्टर स्पेशली स्केलेटल मसल्स और लिवर सेल के ऊपर होते हैं। स्केलेटल मसल्स की अगर थिकनेस कम हो जाए तो इनके रिसेप्टर का नंबर, छींक आ रही है, रुक जाओ। फिर बोल, हाँ क्या? अभी की तो बताया, बीटा चैन, बीटा सेल चैन, ये बीच बीच में बोलना है, बस समझ में आए ना आए बस बोलना है। बीटा चैन, इधर आ जाओ। डायबिटीज जेनेटिकल भी हो सकती है, डायबिटीज जेनेटिकल मतलब कॉन्जेनिटल। डायबिटीज नॉर्मल केस में जो देखी जा रही है वो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एक्सेसिव फैट अराउंड पेनक्रियास, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज ओल्ड एज में होती है, पर कुछ केसों में बच्चों में भी देखी जा रही है जो इंडोर गेम खेलते हैं। बाबा सजाओ, अब दिमाग खोल लेना, मैं पूछना चालू करूंगा। आप 4 बैक्टीरियल बता रहा हूं, 4 वायरल बता रहा हूं, और अभी पूछूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो पहली बैक्टीरियल क्या बता रहा हूं मैं? टाइफॉइड। कौन सी है? खूब सुना होगा टाइफॉइड, अभी सर्वेसर को भी हुआ था टाइफॉइड, क्लियर है बिल्कुल। टाइफॉइड कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। किससे होता है? अगर आपका पानी सोर्स सही नहीं है, पानी कहीं ना कहीं गंदे पानी से कनेक्टेड है, तुम बोतल खरीदते हो, वो बोतल वाला क्या करके लाता है पता नहीं, ठीक है, तो टाइफाइड होने की प्रोबेबिलिटी है। आई या नहीं आई? तुम कोई भी रास्ते का गंदा फूड खा रहे हो, टाइफाइड होने की प्रोबेबिलिटी है। एक प्यारा एग्जांपल बता रहा हूं, इसमें लिख दिया है मैरी मेलन, निकनेम क्या था? टाइफाइड मैरी। ये अपना एक रेस्टोरेंट चलाती थी, ठीक है, और टाइफाइड की कैरियर थी, सिम्टम नहीं आते थे पर कैरियर थी, टाइफाइड उसको था पर सिम्टम नहीं आते थे। तो मस्त लोगों को खाना, समझ लो, अपने हाथों से बना बना करके परोस परोस के खिलाती थी, समझ में आया? और सबको गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट क्या देती थी? टाइफाइड। तो उस रेस्टोरेंट से लोग जब निकलते थे तो रिटर्न गिफ्ट लेके निकलते थे, टाइफाइड। आई या नहीं आई? क्या नहीं, उस नहाता नहीं है, पर उसमें ये जो तो मेरे आज दिमाग में आया मेरे, पर रहता वो साफ सुथरे तरीके से, लगता नहीं है ऐसा, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज का, ठीक है क्या? हाँ, मतलब खाना बहुत तरीके से बनाएगा, बहुत चीजें हैं, और खाना भी कैमरे लगे हैं पूरे एक एक चीज में, हर जगह कैमरे हैं, यस। जो अब यहाँ भी वो क्या कर रहा होगा, यहाँ से पता चल जाता है क्या कर चल रहा है उसका, ठीक है। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है, पर ये तो मेरे दिमाग में आया, फिर तुम्हें बताया मैंने कि यार वो ऐसे भी होते हैं, क्योंकि कई बच्चों को मैंने देखा कि ऐसे सेम उसके जैसे लग रहे हैं, मतलब देखने में साफ सुथरे लग रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि नहाए नहीं होंगे, ठीक है, नहा रहा है ना। हाँ, वापस आ जाओ। तो निकनेम क्या था उसका? टाइफॉइड मैरी, टाइफॉइड मैरी, क्लियर है बिल्कुल। मैरी मेलन, टाइफॉइड मैरी का मतलब है जो टाइफॉइड को उसने खूब फैलाया बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो टाइफॉइड की अगर बात की जाए तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। रूट ऑफ इन्फेक्शन गट होगा, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसमें माइल्ड फीवर रहता ही है, अगर आपको लंबे समय से बुखार बना हुआ है 100 110 100 110,
तो मान लो टाइफाइड होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगर आपने समय से ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर छेद हो जाते हैं, परफोरेशन, और अगर परफोरेशन हो गया, छेद हो गया, तो उसके अंदर टाइफाइड का बिगड़ जाना और मौत हो सकती है। समझ में आया ना? तो बस 3-4 बातें ध्यान रखनी है। एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके थ्रू एंटर करता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें फीवर हमेशा रहता ही है 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, बेसिक है। टाइफाइड में वीकनेस, ये कॉमन कॉमन सिम्टम है, पर स्टमक के अंदर पेन होना, हेडेक होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, प्यास नहीं लगेगी आपको। समझ रहे हो ना मेरी बात? टाइफाइड के सीरियस कंडीशन क्या है? अगर इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाए? परफोरेशन, छेद बन जाए। कौन से टेस्ट से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं? विडाल। विडाल ओल्ड टेस्ट है, ठीक है, लेटेस्ट तो अब नए टेस्ट बहुत सारे आ गए, ठीक है, बट अक्सर कर उनसे चीजें क्लियरिटी नहीं होती तो विडाल टेस्ट कराते हैं। जैसे मेरे भी घर में भी फैला था, ठीक है, मतलब वहां पर दिल्ली के अंदर, तो भाई के सबको तो मैंने कहा विडाल टेस्ट कराओ, तो विडाल टेस्ट से ही क्लियरिटी आई, लेटेस्ट टेस्ट तो क्लियर ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो विडाल टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, बहुत सिंपल टेस्ट होता है, सस्ता भी होता है। समझ में आया नहीं आया? तो 3-4 बातें मैंने समझाई आपको। टाइफाइड कॉजिंग एजेंट साल्मोनेला टाइफी, कॉजिंग एजेंट साल्मोनेला, बैक्टीरिया है, वायरस। कितना फीवर आता है? रूट ऑफ इन्फेक्शन, रूट ऑफ इन्फेक्शन जीआईटी, रूट ऑफ इन्फेक्शन जीआईटी। इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? अब बोलोगे उल्टा बोल रहे हो, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इन्फेक्शन थ्रो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, रूट ऑफ इन्फेक्शन, रूट क्या है? रूट रास्ता, जीआईटी। समझ में आया? दो तरीके के इन्फेक्शन होते हैं जिनका रूट ऑफ इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होंगे। एक रूट ऑफ इन्फेक्शन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होगा। समझ में? तो रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? गट, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, आई, ठीक है। और कौन सा टेस्ट करेंगे इसके लिए? विडाल टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड होता है, ठीक है। उस मैरी का नाम क्या था? याद रहेगा? टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। कोई, मैं पूछूंगा अभी, ये तो सिंपल लग रहा है। दूसरा बता रहा हूं मैं, निमोनिया। निमोनिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन है? अब अपर कोल्ड होता है, अपर कोल्ड होता है, लोअर निमोनिया होता है। लोअर का मतलब है आपके एल्वेलाई के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो आपको निमोनिया हो जाएगा। नीचे लंग्स में म्यूकस जमता है। निमोनिया कॉजिंग एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस, याद रहेगा? दोनों पे क्वेश्चन आता है। फिर से बोलो एक बार, स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस, याद हो गया? चलो ठीक है, अभी पूछूंगा मैं। जो लोग अभी नहीं बोले थे उनसे पहले पूछूंगा मैं, वो कॉन्फिडेंट थे, बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, अब उन कॉन्फिडेंस से पूछूंगा। निमोनिया लोअर लंग, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन है, लंग्स के लोअर पार्ट के अंदर इसका इन्फेक्शन होता है, ठीक है। निमोनिया में आपको पता है कि कई बच्चों को बहुत सीवियर निमोनिया हो जाता है तो एक्सरे करा के देखते हैं और लंग्स में म्यूकस भरा हुआ नजर आता है। देखा होगा ना, लंग्स में म्यूकस भरा हुआ है उनके। लंग्स में म्यूकस भरने का मतलब है क्या? वेंटिलेशन हो पाएगा उनका, एयर का? वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा मतलब अंदर जो CO2 बन रही है बाहर नहीं निकल पाएगी, बाहर की ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट बढ़ नहीं जाएगा। इससे आपके बॉडी के जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लिप्स हैं, नेल्स हैं, टंग है, आंखें हैं, नहीं डॉक्टर कहता है आंखें दिखा अपनी, टंग निकाल बाहर, ठीक है, नेल्स, लिप्स दिख ही रहे ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि बॉडी के अपर पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स होती हैं ऊपर, पर ये पार्ट ऐसे जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर यहां ब्लूइश अपीयरेंस आ रही है, ग्रेइश ब्लूइश, इंडिकेटर किसका है? कि भाई बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं निमोनिया होने की प्रोबेबिलिटी है, टाइफाइड होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। आई या नहीं आई? पक्का? क्या बेटा? वाह घरे मीकोस के कहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ जाता है, सा उल्टा उल्टा करता है। घर आ चल, ठीक है, यहां तक कोई डाउट? इन्फेक्शन किसके थ्रू होगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा, एरोजोल जो नहीं किसी ने छीका, ठीक है, तो उसके आसपास ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट दिखते नहीं है वो, ठीक है, और वहीं कम्युनिकेबल, जैसे एक बस में खड़े हो आप, एक ने छीका तो दूसरा तो बगल में तो खड़ा, भागेगा कहां वो, वहीं तो रहेगा, तो और सांस लेना भी बंद नहीं कर सकता, या तो रूमाल लगा ले वो या मास्क पहन ले, ठीक है, तो वो ड्रॉपलेट सीधे उसके लंग्स में चले जाएंगे, इन्फेक्शन उसको भी हो जाएगा। आइए नहीं आई? कोई डाउट?
निमोनिया कॉजिंग एजेंट, और दूसरा टाइफाइड कॉजिंग एजेंट। चलो अभी मैं खट्टे खट्टे पूछूंगा तभी मजा आएगा। अब आ जाओ डिप्थीरिया। अब डिप्थीरिया नहीं होता, बच्चों को होने वाली प्रॉब्लम थी कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। पर आज के डेट में कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? डीपीटी। इसकी वजह से डिप्थीरिया नहीं होता। ठीक है, यहां पर ग्रेस मेम्ब्रेन बन जाती है, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पर आज की डेट में नहीं होता, डीपीटी वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है। ये खतरनाक है, ब्लैक डेथ, प्लेग। समझ में आया? चाणक्य ने सबसे पहले माइक्रोबियल वेपन्स में इसी को यूज किया था भाई। ठीक है, किसी भी सेना को हराना होता था तो उसकी सेना के अंदर प्लेग ग्रसित चूहे को करवा दो, वहां पर पहुंचवा दो, खाने में उधर उधर। तो एक बार फैल गया। वैसे ह्यूमन को नहीं होता प्लेग, प्लेग माइस को होता है, रैट को होता है, चूहों को होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? और चूहों में भी फैलाने का काम कौन करता है? चूहों की, जैसे कभी कुत्तों के सरफेस में छोटा सा पिस्सू देखा है, खून पीने वाला? अरे कई कुत्ते नहीं पाले तुमने? छोटे छोटे कीड़ा होता है, हाँ क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, हाँ समझ गए ना, जो भी है, चमोका और टीक, जो भी, समझ में आ गया? तो ऐसे ही चूहों की सरफेस पर भी छोटा सा पैरासाइट होता है, जिनोप्सेला चियोप्सिस, स्किन के ऊपर। ठीक है, वो खून पीता है उसका। ठीक है, और इस प्लेग ग्रसित बैक्टीरिया को उसके अंदर स्प्रेड कर देता है। जब चूहा मर जाता है तब ये छोड़ करके भागते हैं दूसरे चूहे की तरफ, एक नए शिकार को पकड़ो, फिर उसको पकड़ के उसका खून पीते हैं, उसको भी इन्फेक्ट करते हैं। समझ में आ गया ना? पर अगर एक्सीडेंटली, कुछ लोग होते हैं पैर कटा हुआ है, नहीं कट लग गया, खून निकल रहा है, घाव है, खुला छोड़ दिया, तो उनके अंदर इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, क्योंकि जब मूव करते हैं इधर से उधर तब ये इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और एक इंसान के अंदर हो गया तो इंसान से इंसान के अंदर तुरंत फैलना चालू हो जाता है, ह्यूमन टू ह्यूमन। समझ रहे हो ना मेरी बात? अरे हाँ या ना? हाँ, तो इसको ब्लैक डेथ क्यों कहते हैं बताता हूं। पहले नाम याद रखो, कौन सा बैक्टीरिया करता है? यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, पैरासाइट ऑफ रैट फिली, क्या नाम है इसका? जिनोप्सेला चियोप्सिस, ये पैरासाइट है। रैट फिली का मतलब चूहों पर चूहों को होने वाली प्रॉब्लम है। नॉर्मल केस में इसमें बुबोइनिक प्लेग बोलते हैं इसको, बुबोइनिक प्लेग। आर्मपिट्स होते हैं, आर्मपिट्स, ये आर्मपिट्स हो गए, समझ गए ना ये आर्मपिट्स? अरे आर्मपिट्स नहीं समझ रहे? हाँ, आर्मपिट्स के अंदर लिम्फ नोड होते हैं, वो सूज जाते हैं। सो जो सेना के अंदर फैला दिया गया और सैनिकों को कहा युद्ध करो, तो युद्ध कर पाएंगे? हाथ उठे हुए हैं, तलवार ऐसे, क्या युद्ध करेंगे? वो भयंकर पेन हो रहा है, इसको बुबोइनिक प्लेग बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ, स्टार्टिंग में थोड़े से पिंक स्पॉट आते हैं, पर जब ये ब्लैक स्पॉट में कन्वर्ट होते हैं, ब्लैक 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 पूरी बॉडी पर हो जाएंगे, समझ लो अंत समय आ गया। दिस अ ब्लैक डेथ। समझे? देखो, फीवर एक कॉमन सिम्टम है, हेडेक फीवर, ये तो सभी में आता है, क्वेश्चन कभी नहीं आता। एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी समझते हो? आर्मपिट्स। ठीक है, रेड पैचेस आ जाते हैं स्किन के ऊपर और वो ब्लैक कन्वर्ट हो जाते हैं, समझ लो अब अंत समय आ गया, डेथ। याद रहेगा? उल्टा तो नहीं बोलेगी अब? किसकी बात चल रही है? बैक्टीरिया की। कितने बैक्टीरिया बताए मैंने? पहला बैक्टीरिया कौन सा था? दूसरा बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तीसरा कौन सा था? उधर मत देखना। डिप्थीरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। चौथा कौन सा था? यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस। याद आ गया? यर्सीनिया पेस्टिस कौन सा रोग करता है? प्लेग। ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, डिप्थीरिया। साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड। स्ट्रेप्टोकोकस या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निमोनिया। यही भूलोगे? याद हो गया ना? अब अगली बार पूछूंगा मैं, अभी नहीं, थोड़ा सा बढ़ा लूं तो समझ आएगा, तो क्या बोल दोगे? ठीक है, चलो। वायरस 4 हैं, सिर्फ 2 याद करने हैं। 2 याद नहीं कर पाओगे? 2 तो मैं याद है ना यार। देखो, हेपेटाइटिस हम एसटीडी में पढ़ चुके थे, यस या नो? और एड्स में अलग पढ़ाऊंगा, जहां करा नहीं था मैं, एड्स को मैंने अलग ही कर दिया बिल्कुल, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो कितने याद करने हैं? 1 और 1 2। इसको क्या है? राइनो वायरस हम जानते हैं तो पहले से ही। पोलियो को पोलियो वायरस, क्या करना है इसको याद? ये फ्री में याद हो गया। आया नहीं आया? हाँ, बस तुम्हें याद रखना है, कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक? निमोनिया, ये भूल मत जाना। हाँ,
तो भाई लंग्स से जो कोई इन्फेक्शन होगा तो कैसा इन्फेक्शन होगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एरोसोल्स के थ्रू। ठीक है, इन्फेक्शियस समझते हो, जो आसानी से फैल जाए। जैसे किसी ने छींका, अब ट्रेन में वो बैठे ना, मेट्रो में, हाथ पकड़ लिया ऊपर, अब मैं उतरा, दूसरे ने आके वहां से फिर हाथ पकड़ लिया, दूसरे भी पकड़ लेते हैं, तो बस इन्फेक्शन हो गया, सफिशिएंट है। तुम गए अपनी लाइब्रेरी के अंदर, यहाँ कंप्यूटर लगा हुआ है, एक बीमार बच्चा छींक रहा है वहीं पर ही और काम कर रहा है उस पर, लैपटॉप पर नहीं होता है, वो लगा होता है, अब वो हटा, तुम बैठ गए, इन्फेक्शन हो गया, बस सफिशिएंट है। समझ में आया नहीं आया? इसलिए मोस्ट इन्फेक्शियस में काउंट करते हैं, क्योंकि तुरंत इन्फेक्शन होता है इससे। ठीक है, चलो, साइकिल इसकी कितनी होती है? 3 से 7 दिन, और हर वायरस अपनी साइकिल पूरी करता है, बस और शरीर ही उसको मारता है। ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता, अपर वाले पार्ट को इन्फेक्ट करता है। कोई डाउट? हेपेटाइटिस, हेपे मतलब लिवर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, एक ऐसा वायरस जो आपके लिवर में इन्फ्लामेशन करके लिवर कैंसर भी कर सकता है, और लिवर में कोई भी दिक्कत हो जाएगी, लिवर डैमेज होगा तो सीधे जॉन्डिस होती है, ये जानते हो ना? हाँ, इसके लिए कौन सी वैक्सीन बनाई थी अभी मैंने? सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन? सेकेंड जनरेशन वैक्सीन अभी बता के चुका हूं। ठीक है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, ट्रांसमिट थ्रो। ठीक है, पेरेंटल, पेरेंटल का मतलब मदर को हो जाएगा तो बच्चे में भी ट्रांसफर कर जाता है, एचआईवी की तरह, सेम वही है। ठीक है, और सेक्सुअल में तो काउंट मैंने करवाया था आपको। पोलियो वायरस, पोलियो कैसे होता है ये तो नहीं जानता है? कंटामिनेटेड फूड, या कह सकते हो गट के थ्रू होता है, ऐसे याद रखो। ठीक है, फूड तो नहीं बोलेंगे, गट के थ्रू होता है। इसमें होता क्या है? इन्फ्लामेशन, अक्सर कर जहां पर खच्चर और घोड़ों के डंक होते हैं ना, गिराते हैं, वहां इसके फैलने की, वहां से यानी उसके अंदर इसके मतलब इन्फेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, नर्वस स्टेफनेस हो जाती है, जानते हो, नेक एकदम स्टिफ हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है ना पूरी पूरी, स्केलेटल मसल्स में पैरालिसिस हो जाती है, पैरालिसिस ऑफ द लिम्ब मसल्स। यहां तक कोई डाउट बता पाओगे? बैक्टीरिया और वायरस दोनों मिला के दोनों बता दोगे ना? इसका नाम है राइनो वायरस, कॉमन राइनो वायरस एक कॉमन नाम है उसका। कोल्ड कॉमन, कोल्ड तो कॉमन वायरस, राइनो वायरस करता है। स्ट्रेन तो किसी बहुत हो सकते हैं, स्ट्रेन से मतलब नहीं है। राइनो वायरस है, उसके 50, जैसे कोरोना वायरस है, उसके 50 स्ट्रेन बन सकते हैं, सरफेस एंटीजन चेंज कर लेगा। भाई एचआईवी की हम वैक्सीन क्यों नहीं बना पा रहे? वो पॉलीमॉर्फिक है, वो अपने जल्दी जल्दी स्ट्रेन चेंज कर लेता है अपने बॉडी सरफेस के एंटीजन पर, वो है तो एचआईवी ना। हाँ, अब पूछ लूं जरा मैं, तब आगे बढ़ूंगा। हाँ, अरे कहाँ गए? पूछे थे ना, बता दोगे ना? हाँ, बता देंगे तो बताओ ना भाई। सारे बैक्टीरिया वायरस। ठीक है, पहले बैक्टीरिया स्टार्ट करो। यस, निमोनिया, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, आगे डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थरी, प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस। कौन बताएगा तुम में से? बैक्टीरिया वायरस सब। हाँ, सबसे पीछे भाई, सबसे पीछे। हाथ उठाया तभी तो पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं तो हाथ तो संकोच क्यों कर रहा है? हाँ, ठीक है, ठीक है, बोलो आगे। आज कोई तुमने पूछो, पूछो से। यर्सीनिया पेस्टिस कौन फैलाता है?
रेट नहीं फैलता था, रेट पर मिलने वाला पिस्सू, जिनोप्सेला चियोप्सिस। चलो अब राइनो वायरस तो बता ही दोगे, बैठो। चलो अब थोड़ी दो और ऐड कर दूं, सिंपल है अभी तो। अब बात करते हैं एस्कैरिस। एस्कैरिस तुम्हें याद है? एस्कैरियसिस। ऐसा तुम में से कोई भी नहीं जो एस्कैरिस के इन्फेक्शन से बचा हो बचपन में, कोई नहीं है। है कोई? तू बची है? कोई नहीं बचा? हाँ मम्मा पापा से पूछना। ठीक है, कोई बच्चा ही नहीं होगा। दवाएं खिलाई गई होंगी, सिरप पिलाए गए होंगे, गोली आती थी खिलाई गई होगी, बचपन में छोटे थे तब। नहीं आया क्या? हाँ। तो एस्कैरिस, पर ये डेंजरस है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ बड़ों को भी इसकी गोली खा लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे केस आ रहे हैं जिसके अंदर एस्कैरिस के छोटे छोटे लार्वा, ठीक है, इंटेस्टाइन जिनकी थोड़ी परफोरेटेड होती है, जिनमें कुछ दिक्कत होती है, तो वहां से पेनिट्रेट करके ब्लड में चले जाते हैं, सीधे ब्रेन में पहुंचते हैं, वहां जाके ठहर जाते हैं और लोगों को कॉमन तक में ले जाते हैं और डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसलिए इसकी टेबलेट खा लेनी चाहिए। एल्मेडाजोल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब एस्कैरिस कॉजिंग एजेंट, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड। राउंड वॉर्म होता है, हम पढ़ा भी चुके हैं आपको। इंटेस्टाइन में पैरासाइट होता है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, अंदर ही रिप्रोडक्शन करते हैं, एग रिलीज करते हैं। एग सीवेज वाटर के थ्रू सब्जियों में, सलाद में, नहीं आएगा जो चीजें होती हैं खाने वाली, उनमें चिपक जाते हैं और फिर आप बिना धोए खा जाते हो तो फिर से इन्फेक्शन हो जाता है। कोई डाउट? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से इसका इन्फेक्शन होता है। कहीं लिखा हुआ है मैंने? हाँ लिखा है, कंटामिनेटेड वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यहां से इसका इन्फेक्शन होता है। गट इसका रूट ऑफ इन्फेक्शन है, बस। इंपोर्टेंट नहीं है? वेरी 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 वेरी, हर साल नीट में आ रहा है, हर साल उठा लो कोई भी साल का पेपर। एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस, बाउचेरिया, बेनक्राफ्टी, बताओ हर साल आ रहा है नहीं आ रहा? अगर पिछली साल का पेपर देखा हो, दोनों पेपर में था, उससे पहले देख लो पेपर में था, उससे पहले देख लो पेपर में था, टेस्ट में तो होगा ही भाई। समझ में आया नहीं आया? बाउचेरिया से क्वेश्चन आएगा, फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, ये राउंड वॉर्म है, एलिफेंटियासिस कॉज करता है। एलिफेंटियासिस मतलब हाथी पांव। हाथी पांव का मतलब हो गया ऐसा स्ट्रक्चर, और ऐसा लगेगा कि मेल में हो रहा है, पर ये मेल और फीमेल दोनों में हो रहा है भाई। स्ट्रक्चर मेल का लगा रखा है, पर ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों में आ सकती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, एलिफेंटियासिस में होता क्या है, बॉडी के लोअर पार्ट के लिम्फ नोड धीरे धीरे ब्लॉक कर जाते हैं, लिम्फ ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाता। नहीं आया क्या? तो लिम्फ लोअर बॉडी पार्ट में डिपोजिट होना, ये बहुत धीमी गति से होने वाला रोग है, बहुत धीमे धीमे होता है। कभी आपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के आसपास कुछ लोगों को देखा होगा, ठीक है, बाहर की साइड कहीं बैठे होंगे, तो आप उन लोगों को कुछ ना कुछ डोनेट करने चले जाते हो, तो उनका पैर देखा होगा फूला हुआ होगा। ठीक है, मैं तो कई बार देखा है। ठीक है, मथुरा वृंदावन साइड चले जाओ, या कहीं हम मेले लगते हैं टाइप इस टाइप का कुछ इस टाइप की, तो वहां मिल जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग, वो ट्रीटमेंट कराते ही नहीं है। ठीक है, धीमी धीमी गति से होता है, लिम्फ धीरे धीरे बॉडी के लोअर पार्ट में डिपोजिट होता है, जब ट्रीटमेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट, पर कराते नहीं है। समझ में आया? तो किसके थ्रू होता है? राउंड वॉर्म के थ्रू होता है। कौन सा वॉर्म? राउंड वॉर्म। फैलाता कौन है? एक फ्लाई, मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? क्यूलैक्स ले रखा है हमने, क्यूलैक्स। इंडिया के अंदर मोस्टली क्यूलैक्स फैलाता है, पर एडीज भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, पर इंडिया में क्यूलैक्स। ठीक है, तो कौन सा वॉर्म है? बाउचेरिया, बेनक्राफ्टी, फाइलेरिया वॉर्म कह सकते हो। कॉज क्या करता है? एलिफेंटियासिस। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है? डाइजेनेटिक होती है, क्योंकि दो होस्ट होंगे, एक तरफ क्या होगा? क्यूलैक्स होगा, एक तरफ क्या होगा? ह्यूमन होगा। ह्यूमन में करता क्या है? बॉडी के लोअर पार्ट में लिम्फ नोड को ब्लॉक कर देता है, तो लिम्फ क्या होता है? ऊपर नहीं आ पाता, बॉडी के लोअर पार्ट में डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है, इसकी वजह से सॉइलिंग आ जाती है। इसी को हम एलिफेंटियासिस या फाइलेरियसिस कहते हैं। अभी तो इलाज नहीं कराते वो लोग, पेनलेस है। अब बताओ कोई डाउट? अरे हाँ या ना? चलो एक और ऐड कर दूं, फिर पूछता हूं मैं। ये सिंपल है, और तुम्हारी एज पे बड़ा कॉमन होता है। किस किस को रूसी है बालों में? है नहीं? है नहीं? है, सबको है, सबको है ना?
सब एक दूसरे का कॉम यूज कर लेते होगे, सही है सर, एकदम ट्रांसपेरेंट है नहीं है, आप खुद देख लो, चमक रहा है मेरा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट भी है, अगर रूसी है तो आप सारे बाल को आप रिमूव करा लो, ठीक है। 2 उसमें शैम्पू आते हैं, तो एकदम ट्रीटमेंट है, ठीक है। जो मार्केट में शैम्पू मिलते हैं वो ट्रीटमेंट नहीं है इसका, मेडिकल पर जाएंगे 2 लोशन आते हैं एंटी डेंड्रफ के, दोनों को मिक्स करके लगाना होता है, 4 से 5 बार में आपका डेंड्रफ चला जाता है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना होता, ठीक है, समझ रहे हो, उससे बालों की रूट्स को भी इनफेक्ट मतलब दिक्कत होती है, पर वही काम है। कोई सोचे कि एंटी डेंड्रफ शैम्पू लगाने से डेंड्रफ चला जाए, इम्पॉसिबल, समझ में आया, क्योंकि ये क्या है, ये फंगल इन्फेक्शन है। कौन सा इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, सही नहीं होता। बच्चे किसी का भी कॉम यूज कर लेते हैं, ना किसी का भी कॉम, अरे कंगा तो तुम यूज कर ही लेते होगे भाई, पता है मुझे, ठीक है। कोई कोई बच्चे, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, टॉबल भी यूज कर लेते हैं, लेकिन टॉबल तो कभी करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। कभी कभी उधार में नहीं कहते हैं कि कपड़े दे दे, ठीक है, जैकेट वैकेट चल जाएगी, पर तुम जब गर्मी के कपड़े पहनते हो ना, जो डायरेक्टली आपके स्किन के टच में आते हैं, कि पार्टी में जा रहे हैं, तू अपना एक बढ़िया सा सूट दे दे, नहीं आया क्या, होता है यार, ठीक है। महंगा सूट कोई खरीदेगा थोड़ी ना भाई, किसी ने एक दोस्त ने सूट खरीदा तो 4 बार इसने पहन लिया, 4 बार इसने पहन लिया, 4 बार इसने पहन लिया, पैसे वसूल, क्योंकि दोबारा तो नहीं पहनते ना, एक पार्टी में एक ही बार तो पहना जाएगा ना, ये होता है बड़ा। बॉयज तो ऐसे होते हैं कि एक ही जैकेट को पूरी रगड़ डाल रहे हैं, ठीक है, पर गर्ल्स में ऐसा नहीं होता, गर्ल्स एक ड्रेस को मतलब एक समझ ध्यान, हाँ, उनको पता नहीं चाहिए, 2 या 3 बार पहन सकती है, बस ज्यादा नहीं पहन सकती, फोटो खिंच गई बस, अब नहीं, अब दोबारा नहीं होगी ये, ऐसा होता है नहीं होता। अभी सीधे हैं हमारे यहाँ की बच्चियां, ठीक है, अब ये डॉक्टर हो जाएंगी ना, तो डॉक्टर मैम बन जाएंगी, तब चेंज करेंगे ये, ठीक है, तब कंसेप्ट आएंगे इनके, होगा नहीं होगा, तुम ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही रहना मस्त बिंदास। तो 3 फंगस हैं, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम, ये याद रखना हमेशा, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, 3 फंगस ध्यान रखनी है आपको, फिर से बोल रहा हूं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, फिर से बोलो, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये 3 ध्यान रखनी है, यस। कभी दाद, टीवी में ऐड भी आता था, दाद खाद खुजली मिटाओ, रिंग वॉर्म लगाओ, बट क्या था वो पता नहीं, वो एक वो बंदर दिखाते थे ऐसे वो करता हुआ, रिंग गार्ड, शायद रिंग गार्ड था, क्या था, कुछ था ना ऐसे ही, हाँ, टीवी में ऐड आता था, बंदर दिखाते थे ऐसे करता हुआ, क्या, हाँ, सॉन्ग भी था और मंकी भी दिखाते थे, बड़ा चलता था उसको, अरे याद रखता है वो, तुम्हारी तरह थोड़ी ना है कि क्या देखिए है भूले यार, उसको याद भी है, ठीक है, हाँ चलो ठीक है। तो रिंग वॉर्म, इनको क्या बोलते हैं, रिंग वॉर्म, दांत खाद खुजली जो होता है, रिंग वॉर्म, ठीक है, एक ही डिसीज है रिंग वॉर्म। कॉजिंग एजेंट 3 याद रखने हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटोन, फिर से बोलो एक बार, याद रहेगा, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, बस याद हो गया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बहुत हाईली इन्फेक्शियस है, हाईली इन्फेक्शियस का मतलब है कंगे के टिप्स पर एक भी रूसी लगी है और आपने कंगा कर लिया, हो गई, आप रोक नहीं सकता उसको, स्कैल्प चाहिए, ड्राई स्कैल्प, फैल जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज, क्लियर है बिल्कुल, भाई एपियरेंस ऑन ड्राई स्केली लीजन्स, कहां पर होंगे, स्कैल्प के ऊपर, स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प के ऊपर, क्लियर है। कैसे फैलती है, सॉइल से फैलती है, या आप किसी की टॉवल, क्लॉथ, इवन कॉम्ब यूज करते हो तब भी फैल जाती है। शैम्पू का नाम जाकर के किसी केमिस्ट से पूछना, केमिस्ट पे जाना, ठीक है, उससे कहना एंटी डैंड्रफ, ठीक है। लोशन, शैम्पू मत बोलना, शैम्पू दे देगा वो फालतू का कोई शैम्पू, लोशन कौन से आते हैं, 1% कुछ होता है, जो उसका जो साल्ट है वो भूल रहा हूं मैं, कल बता दूंगा, वैसे याद रहे तो। मैं कल बताऊंगा, ऐसे मैं तुक्का मारने का मतलब नहीं है, एग्जैक्ट बताऊंगा, इसके पास है, इससे पूछ लेना, बता रहा है भाई, तेरे रूसी गई नहीं गई, तो तेरे पास नहीं है, हटाओ, आ जाओ। वो लोशन ऐसा है जिसने यूज किया वो चली गई है, 3 से 4 बार में जाती है,
ठीक है, अब आ जाओ। उसका तरीका होता है, एक लोशन होता है, दो होते हैं। एक लोशन को नहाने से घंटे पहले लगाना होता है, और एक शैम्पू टाइप का होता है, उसको उससे धोना होता है। ठीक है, बस, फिर ऑयल नहीं लगाना होता। चार, एक दो दिन छोड़कर एक रिपीट करना होता है। ठीक है, रूसी चली जाती है, गारंटी है। क्या? अब नाम मुझे ध्यान देख के कहूंगा, मैंने किसी को सेंड की थी एक बार उसकी, वो नेट पे सर्च करके। ठीक है, मैं देखूंगा, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कल बताऊंगा। लास्ट बचे प्रोटोजोन डिसीज। कर दें स्टार्ट? कमर कस ली? कितना टाइम होगा हमारे पास ये बताओ? 15 मिनट है, हो जाएगा। 20 मिनट हो गए ना? 20 मिनट तो है ना? हाँ। अब ध्यान से समझना, बच्चा कंफ्यूज होता है प्रोटोजोआ में मलेरिया क्या है। बच्चा मतलब समझना, मलेरिया एक प्रोटोजोन डिसीज है। मलेरिया एक प्रोटोजोन डिसीज है। कितने टाइप के कॉमनली प्रोटोजोआस मलेरिया को स्प्रेड करते हैं, जरा बताओ? मेनली 4 होते हैं, पर एनसीईआरटी में 3 दे रखे हैं, आपको 3 ही याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है, ये भी करता है, 1% होता है, तो उसको काउंट ज्यादा नहीं करते। ठीक है, तो 3 टाइप के हो गए, वाइवैक्स, मलेरिया और फैल्सीफेरम, याद रहेंगे आपको। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजुआ है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजुआ है, जो क्या कॉज करता है? मलेरिया। अभी पूछूंगा मैं, उससे भी कह रहा हूं, बीच वाले से। हाँ, ठीक है, उसने तो बता दिया, कोशिश तो की। अब तेरा नंबर है, फिर थर्ड नंबर उसका आएगा। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूं मैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम, अच्छा ओवेल तो है ही नहीं, वाइवेक्स, मलेरिया और फैल्सीफेरम 3 ही है आपके में। ठीक है, ओवेल है ही नहीं। क्लियर है? तो अगर मैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया और फैल्सीफेरम की बात करता हूं, तो एक एक लाइन याद रखनी है। इसमें से बिनाइन टर्शियन मलेरिया कौन है? इसमें से मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया कौन है? इसमें से ब्लैक वाटर फीवर या ब्लैक वाटर फीवर, हाँ, किसके केस में होता है? या क्वेश्चन आएगा, इसमें से क्वार्टिन मलेरिया कौन सा है? क्वार्टिन, अच्छा समझते हो टर्शियन क्वार्टिन का मतलब क्या है? तुमने देखा होगा, किसी किसी को हर 2 दिन बाद तीसरे दिन फीवर आता है, 2 दिन बाद फिर तीसरे दिन, 2 दिन बाद फिर तीसरे दिन, किसी को हर 3 दिन बाद चौथे दिन फीवर रिपीट होता है। तो ये इंडिकेटर है, अगर चौथे दिन फीवर बार बार रिपीट हो रहा है तो क्वार्टिन मलेरिया है, तीसरे दिन फीवर बार बार रिपीट हो रहा है तो टर्शियन मलेरिया है। नहीं आया? बिनाइन का मतलब दयालु, घातक नहीं है, मारेगा नहीं। हाँ, मेलिग्नेंट आ गया, मार सकता है, नहीं ध्यान दिया तो। नहीं आया? सबसे खतरनाक फैल्सीफेरम होता है। ठीक है, इसको ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं, ब्लैक वाटर फीवर। क्लियर है? क्योंकि यूरिन का कलर कुछ ब्लैकिश हो जाता है इसके केस में। ठीक है, तो स्टार्ट करें तो थोड़ा सा इनके नाम ध्यान रखने हैं। बाई चांस नाम पे, क्योंकि एनसीईआरटी नाम दे रखे हैं इसलिए। वाइवेक्स को हम क्या बोलते हैं? टर्शियन, बिनाइन टर्शियन मलेरिया। टर्शियन का मतलब हर 2 दिन बाद तीसरे दिन फीवर आएगा, हर 2 दिन बाद तीसरे दिन फीवर आएगा। अच्छा, प्लाज्मोडियम मलेरिया को क्या बोलते हैं? क्वार्टिन मलेरिया। क्वार्टिन समझते हो? हर चौथे दिन, 3 दिन बाद हर चौथे दिन क्वार्टिन मलेरिया। अच्छा, फैल्सीफेरम वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 2 लाइनें दे रखी हैं एनसीईआरटी ने। एक तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है? घातक। मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। और क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक वाटर फीवर। ये नाम याद रहेंगे आपको। ठीक है, हम प्रोटोजोन डिसीज पढ़ रहे हैं, प्लाज्मोडियम कौन है यहां पर? प्रोटोजुआ। क्या कॉज करता है ये प्रोटोजुआ? मलेरिया। आई, अब लिखना तो बाद में, तुम लिख तो नहीं पाओगे। अब आ जाओ, अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करता हूं इसकी, तो लाइफ साइकिल कैसी होगी जरा बताओ? लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक?
डाई जेनेटिक, डाइजेनेटिक का मतलब है कंप्लीट इन टू होस्ट। एक कोई ना कोई प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी भी होगा। प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। अच्छा, प्राइमरी होस्ट हमेशा सेक्सुअल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक सेक्सुअल को। तो यहां पर साइकिल कौन सी चलाएगा? सेक्सुअल साइकिल चलाएगा, सेक्सुअल लाइफ होगी। अच्छा, सेकेंडरी होस्ट में कौन सी लाइफ करेगा? ए सेक्सुअल लाइफ, ऑलवेज, कोई भी पैरासाइट। प्राइमरी होस्ट कौन होता है? मच्छर। मेल या फीमेल? फीमेल। एनाफ्लीस, ANOE है ना? फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो। अच्छा, फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो का कौन सा ऑर्गन यहां पर इफेक्टेड होता है? बस एक क्वेश्चन तो तुम्हें नहीं बेसिक से ही मिल जाएगा। अच्छा, सेकेंडरी होस्ट कौन होगा जरा बताओ? ह्यूमन होगा भाई। ह्यूमन में कौन कौन से ऑर्गन इफेक्ट करेंगे यहां पर? यस, लिवर एंड आर बी सी। बताओ आई या नहीं आई? अब हाँ बेटा, ठीक है, स्टमक ही मेन है, सलाइवरी ग्लैंड को इफेक्ट नहीं होता, उसमें तो ट्रांसफर कर जाता है। फटता इसका स्टमक ही यहां से निकलता है, बताऊंगा अभी मैं। अब मैं सबसे पहले इसकी बात करूंगा, एसेक्सुअल लाइफ कहां पर हो रही है? ह्यूमन में। दो तरीके, एक तो मैं डायग्राम पूरा बना के समझा दूं, पहला। दूसरा तरीका है एनसीईआरटी के डायग्राम में समझा दूं। बना के समझाऊं? जैसी तुम्हारी इच्छा, बताओ फिर से। सोचा ही नहीं, बना के समझाया लो भाई। तो तुम भी बनाओ साथ में फिर। ये भाई, ये कौन है? उतनी मस्ती जितनी सही रहे। ये कौन नजर आ रहा है? लिवर सेल, लिवर सेल, लिवर सेल, लिवर सेल। चलेगा? जब कोई फीमेल एनाफ्लीज पहली बार ह्यूमन को बाइट करेगा, आवाज नहीं आनी चाहिए तो ही लिखूंगा मैं। आवाज आई, छोड़ के सीधे एनसीईआरटी के डायग्राम पे चला जाऊंगा मैं। जैसे ही बाइट करेगा तो हमारे ब्लड में इस प्रोटोजोआ की कौन सी स्टेज एंटर करेगी? स्पोरोजॉइट्स। ये क्वेश्चन आता है, स्पोरोजॉइट्स। हैप्लॉइड होते हैं, डेप्लॉइड। दिस इन्फेक्टिव स्टेज। कौन सी स्टेज है? इन्फेक्टिव स्टेज है। कोई डाउट? ये स्पोरोजॉइट कहां एंटर करेंगे? लीवर सेल के अंदर। ये कौन है? लीवर सेल, लीवर सेल। नेक्स्ट वीक ध्यान रखना है, क्या चलेगा? इवोल्यूशन। समझ गया ना मेरी बात? हाँ, एक ड्रग, मंडे को ड्रग कराऊंगा और ट्यूसडे से इवोल्यूशन। ठीक है, 4 से, वैसे 2-2 घंटे के लेक्चर शायद मुझे लग रहा है हो जाएंगे, और 2 घंटे के हो जाएंगे तो 4 लेक्चर, और 1.5 घंटे का और 2 घंटे के वो 3-3 दिन वाला रहा तो 5 लेक्चर, इस तरीके से कुछ रहेगा। हाँ, इवोल्यूशन तो हो जाता है। बायोटेक में थोड़ा सा 1.5-1.5 घंटे के लेक्चर हुए तो मैं 5 लूंगा, 2 घंटे के लेक्चर हुए तो मैं 4 लूंगा। वो डिपेंड करेगा लेक्चर कितने घंटे के हैं। क्या बेटा?
और ऐसा पढ़ाएंगे बिल्कुल जीरो से, ठीक है। नहीं नहीं, बायोटेक कंबाइंड होगा। मैंने आज शुरू से ही बोल दिया था बायोटेक कंबाइंड होगा ना। मैं एक दिन में 4 लेक्चर थोड़ा पढ़ा पाऊंगा, वो भी 2-2 घंटे के, 8 घंटे मर जाऊंगा यहीं पर ही। अब ये हमारा काम नहीं है, ना तुम्हारा ना हमारा, वो मैनेजमेंट का काम है। ये हमारा ना तुम्हारा कुछ नहीं। बालों से तुम्हें क्या घर लेके जाना है, बालों को क्या पढ़ना है, पढ़ के घर जाना है अकेले। तो जैसे करना है कर लेना, ठीक है। बायोटेक गलती मत कर देना कोई भी, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। बायोटेक वो है जो यही क्लास में करना, एकदम साइलेंट करके कराऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, यही याद करा दूंगा। बायोटेक में कोई गड़बड़ नहीं करना। क्या? और तुम मेरे हाथ में इसके दे देना, उसको दे देना, उसको बांट देना, ठीक है। ज्यादा हुआ तो देखेंगे क्या, क्योंकि मेरे अकेले से काम नहीं बनेगा, इसमें हर सब्जेक्ट का पूछा जाएगा कैसे क्या होगा, ठीक है। खाली थोड़ा मेरे सब्जेक्ट के लिए मर्ज करेंगे, ठीक है। वो भी लास्ट में एक चैप्टर, क्योंकि वो शायद थर्ड वाले बैच से हमने बोल रखा है, इसलिए। अब क्या थर्ड में कितने बच्चे हैं, तो देख लेंगे, तो यही बैठा देंगे। हाँ, आ जाओ। क्या हो गया? मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता? क्यों? मैं किसी को मारा, किसी को मैंने आज तक डांटा, किसी को मैंने? नहीं नहीं नहीं, कुछ चीजें हम अपने आप में लेते भी नहीं, ठीक है। तो देखो, हम हर जगह दिमाग लगाएंगे तो कहां पर क्या समझ रहे हो, कुछ चीजें वो उनका उनको करने दो। जो मेरा पार्ट है, हम अपना पार्ट करेंगे, हमें भाई डिलीवर बढ़िया करना है। नहीं आया क्या? बायोटेक मैंने कहा लास्ट में कराऊंगा, पर ऐसे ही कराऊंगा कि अगर 12 क्वेश्चन आए, छाप के आओ। जैसे जब तक ये हरी झंडी नहीं दे देगा कि ना इसने पढ़ाई नहीं है कभी, है, जब तक तू ही नहीं कह देगा कि आ गया, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है। हा? तुम तो पढ़े होगे। अरे उसने सबसे पहले बोला, उसने मैं सर पढ़ाई नहीं जीरो से, तो मैं एक को टारगेट करूंगा, जो कह देगा आ गया तो सबको आ गया। तो मैं देख लेंगे, चलो तुम दो को टारगेट कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ, आए इधर आ जाओ बस। कौन है, कहां कौन एंटर कर रहा है लिवर सेल के अंदर? कहां पर एंटर कर रहा है? सेक्सुअल साइकिल होगी, सेक्सुअल प्राइमरी है सेकेंडरी है? सब तो तुम्हें आ गया भाई। भाई अंदर जाकर के ये स्पोरोजॉइड क्या करने वाला है? मल्टीपल फिशन पढ़ रखा है ना, द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहां आकर के ये सेल को रप्चर कर देगा। कर दें? कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अब ये स्पोरोजॉइड अंदर जाएगा, अंदर जाके अपने न्यूक्लियस को मल्टीपल न्यूक्लियस में डिवाइड कर लेगा, लगभग 1000, और बना नहीं पाएंगे इतने सारे, समझ में आ गया। और हर न्यूक्लियस से एक एक प्रोटोजुआ बनेगा। कलर चेंज कर देते हैं, हर न्यूक्लियस से एक प्रोटोजुआ बनेगा, लगभग 1000 प्रोटोजुआ बन जाएंगे, समझना। और धीरे से ये प्रोटोजुआ यहां से निकल पड़ेंगे, ठीक है। लगभग 1000 प्रोटोजुआ होंगे, जिनको हम क्रप्टोजॉइड्स या क्रप्टोमीरोजॉइड्स भी बोल सकते हो, INAI। इसको साइजोगोनी बोलते हैं। अपने साइज को इंक्रीज करने का मैकेनिज्म मल्टीपल फिशन के थ्रू साइजोगोनी हो रही है। क्या हो रही है? साइजोगोनी, साइजोगोनी, साइजॉन्ट स्टेज या साइजोगोनी, ठीक है। जो निकल रहे हैं वो क्या है, कितने हैं? 1000। कौन है? क्रप्टोजॉइड्स या क्रप्टोमीरोजॉइड्स, या मीरोजॉइड्स भी बोल सकते हो। मीरोजॉइड्स। अब ये मीरोजॉइड्स क्या काम करेंगे? एक लिवर सेल से तो कम बनेंगे नहीं, 1 से 1000, फिर 1000 से बस मल्टीप्लाई करते जाओ। ये साइकिल को बार बार क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। और इस साइकिल को क्या बोलेंगे? इरेथ्रोसिटिक साइकिल से पहले प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल, क्या बोलेंगे इसको? प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल। समझ गया मेरी बात? और जब अपनी सेना तैयार कर लेंगे कि भाई अब समय आ गया, निकल पड़ो, अटैक करना है, किस पे अटैक करना है? RBC करा दें अटैक। तो भाई ये सारे के सारे क्रप्टोजॉइड्स या मीरोजॉइड्स या क्रप्टोमीरोजॉइड्स, कुछ भी कह सकते हो,
ये कहा एंटर कर गए, आरबीसी में एंटर करके ये अपने वैक्यूल बना लेंगे, न्यूक्लियस को एक साइड में ले जाएंगे, सिग्नेट रिंग बन गई, यस या नो। और फाइनली क्या हो रहा है यहां पर, ये सिग्नेट रिंग वाली स्टेज धीरे से एक प्रोटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको ट्रोफोजॉइड स्टेज बोलते हैं। और धीरे धीरे ये प्रोटोजोआ सारे के सारे हीमोग्लोबिन को खा जाएगा और छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स अपने अंदर इकट्ठे कर लेगा। क्या कर लेगा, धीरे से यहां पर रप्चर करेगा, अच्छा बना रहे हो ना। अब देखो ये प्रोटोजोआ हीमोग्लोबिन को खा चुका है और खाने के बाद ये अपने न्यूक्लियस को फिर से क्या करेगा, मल्टीपल फिशन करना स्टार्ट करेगा। ये ग्रेन्यूल्स यहां से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, इनको क्या बोलते हैं, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। ये फिर से क्या करेंगे, एक नई आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू गैमेटोसाइट। कुछ वापस ऐसे भी जा सकते हैं, पर छोड़ो उसको, उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये साइकिल जो चल रही है क्या बोलेंगे इसको, इरेथ्रोसिटिक साइकिल, क्योंकि कहां चल रही है, इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट का मतलब क्या है, आर बी सी, आर बी सी। साइकिल को क्या बोलने वाले हो, इरेथ्रोसिटिक साइकिल, इरेथ्रोसिटिक साइकिल। ये मीरोजॉइट्स क्या काम कर रहे हैं, यहां से सीधे इसमें एंटर कर रहे हैं, एंटर करके एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है ना आपको, रिंग जैसा, इसको सिग्नेट रिंग स्टेज बोलते हैं, सिग्नेट रिंग। इसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं, ट्रोफोजॉइट स्टेज। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन को खा रहा है। हीमोग्लोबिन तो समझते हो ना, HB, इसको 2 मिनट तोड़ेगा ग्लोबुलिन प्रोटीन, और हीम ग्लोबुलिन को तो खा लेगा हीम, हीम कन्वर्ट इनटू ग्रेन्यूल्स। इन ग्रेन्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। और ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स निकलना चालू हो गए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स का एक नाम और होता है हेमेटिन, जानते हो ना। हीमोजॉइन बोलो या हेमेटिन बोलो, हीमोजॉइन बोलो या हेमेटिन बोलो, ठीक है। ये निकलना चालू कर देते हैं, क्लियर है, अरे हाँ या ना, ठीक है। फिर यहां से निकलना चालू किए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम ऑफ मलेरिया, ये पूछा जाता है।
सिम्टम ऑफ मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कुछ क्या करेंगे, गैमिटोसाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैमिटोसाइट। गैमिटोसाइट समझते हो? ऐसे सेल जो फ्यूचर में गैमीट बनाने का काम करते हैं। अभी गैमीट यहां नहीं बनेंगे, गैमीट बनेंगे कहां पर? मॉस्किटो में, क्योंकि सेक्सुअल पार्ट तो वहीं होगा। तो ये आरबीसी ही हैं, ये आरबीसी हैं जिनके अंदर ये एंटर कर गए हैं। एक थोड़ा छोटे साइज का स्ट्रक्चर बनाएगा प्रोटोजोआ अंदर जाकर के, एक थोड़ा बड़े साइज का स्ट्रक्चर बनाएगा अंदर जाकर के। जो छोटे साइज का होगा उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो गैमिटोसाइट्स। माइक्रो गैमिटोसाइट। और दूसरे क्या बोलेंगे? मैक्रो गैमिटोसाइट। मैक्रो गैमिटोसाइट। माइक्रो कौन से गैमीट बनाते हैं? मेल गैमीट। इन मॉस्किटो। और ये क्या बनाएंगे? फीमेल गैमीट। इन मॉस्किटो। यानी इतना समझ में आ गया, सबसे पहले जब मॉस्किटो बाइट करता है तो स्पोरोजॉइट लिवर सेल में एंटर करते हैं, अपने साइज को बढ़ाते हैं, साइज के नंबर को बढ़ाते हैं। जब उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब ये एराथ्रोसाइटिक साइकिल चालू करेंगे। आरबीसी में एंटर करके अपने अंदर एक वैक्यूल बनाते हैं, न्यूक्लियस एक साइड में ले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। फिर थोड़ी देर में ये प्रोफोजॉइट प्रोटोजोआ स्टेज में आ जाते हैं अमीबोइडल स्ट्रक्चर के अंदर। और इसमें आते ही ये हीमोग्लोबिन को खाना चालू कर देते हैं। ग्लोबुलिन को खाएंगे, हीम टॉक्सिक होता है, नहीं खाते। उसको एक ग्रेन्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हेमेटिन या हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स बोल सकते हो। ये ग्रेन्यूल्स धीरे धीरे अंदर डिपोजिट हो जाते हैं। जब सारा हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा तो इसे एक्चुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने न्यूक्लियस को तोड़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? लगभग 12 से 24, 1000 बन रहे थे, तो यहाँ लगभग ये न्यूक्लियस कितने होंगे? 12 से 24 के आसपास। ठीक है, ये भी एक तरीके से इनको मीरोजॉइट्स या ठीक है क्रिप्टोजॉइट्स बोल सकते हो। कुछ इस आरबीसी को वापस चालू कर देंगे, मतलब वापस इन्फेक्ट करना, इन साइकिल को बार बार चलाएंगे। कुछ क्या करेंगे? बहुत हो गया यार, अब हमें क्या करना है? उन सेल में कन्वर्ट होना है जो फ्यूचर में दूसरे होस्ट में गैमीट बनाने का काम करते हैं, गैमिटोसाइट्स। तो गैमिटोसाइट दो तरीके के हो सकते हैं, माइक्रो गैमिटोसाइट्स और मैक्रो गैमिटोसाइट्स। माइक्रो हमेशा मेल गैमीट बनाते हैं, मैक्रो हमेशा फीमेल गैमीट बनाते हैं। तो जब गैमिटोसाइट बन जाते हैं तो इनकी आगे की स्टेज यहाँ पॉसिबल नहीं है। वो कहाँ होगी? मॉस्किटो के अंदर, क्योंकि आगे की स्टेज के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। ह्यूमन के अंदर लो टेम्परेचर नहीं होता, तो ह्यूमन में आगे की स्टेज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो इसके लिए एक ऐसा एनिमल चाहिए जो कोल्ड ब्लडेड हो। तो कोल्ड ब्लडेड कौन होता है यहाँ पर? मॉस्किटो। तो मॉस्किटो अगर बाइट कर लेता है तो ये सारी स्टेज उसके अंदर जाएंगी, उसके स्टमक में सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा एक्सेप्ट गैमिटोसाइट। एक्सेप्ट गैमिटोसाइट। गैमिटोसाइट कभी भी उसके स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते। क्लियर है? बिल्कुल। अब गैमिटोसाइट उसके स्टमक में क्या करेंगे? गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में मियोसिस होगी और अगेन हैप्लॉइड सेल बनेगी। इसको हम स्पोरोजॉइट बोलते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड में आकर के क्या काम चालू कर देंगे? फिर से काटेंगे। ये साइकिल समझ में आई या नहीं आई? ये बताओ। आगे की साइकिल मैं इसमें ऐड करूंगा। सिंपल, ये प्रोटो ये आरबीसी में चलेगा, ये आरबीसी है। तो आर बी सी, आर बी सी। ठीक है, यही मीरोजॉइट्स आरबीसी में एंटर करके रिप्रोडक्शन नहीं करते, इस एक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते ना। आरबीसी की हीमोग्लोबिन को खाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, बस एक सेल की फॉर्म में जाके पड़े रहते हैं। एक बड़ी सेल बनती है, एक छोटी सेल बनती है। बड़ी सेल मेगा है और छोटी सेल माइक्रो है। अब बताओ, समझ में आया? तो इसमें लीवर भी नजर आ रहा होगा आपको, आरबीसी भी नजर आ रही होंगी। मॉस्किटो के अंदर सिर्फ स्टमक यूज होता है, यानी ये पूरी साइकिल हो गई। ये बाइट किया, लिवर में एंटर किया, लिवर में एंटर करके कौन सी साइकिल चला रहे हैं? प्री एरेथ्रो। फिर ये प्री एरेथ्रो चल रही है। ये क्या चल रही है? प्री एरेथ्रोसाइटिक साइकिल। क्या चल रही है लिवर में? प्री
इरेथ्रोसिटिक साइकिल। और जब प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो कहां एंटर करेंगे, ये आरबीसी के अंदर। आरबीसी में कौन सी साइकिल चलेगी, इरेथ्रोसिटिक साइकिल। इरेथ्रोसिटिक साइकिल। और उसके बाद ये क्या बनाएंगे, फीमेल और मेल गैमीटोसाइट। समझ रहे हो, मैक्रो और माइक्रो गैमीटोसाइट। छोटे साइज के मेल गैमीट बनाएंगे, बड़े साइज के सेल फीमेल गैमीट बनाएंगे, पर कहां पर, मॉस्किटो में। सिंपल है। अब तो कोई हेल्दी मॉस्किटो आएगा, इन्फेक्टिव इंसान को खाएगा, तो सारी स्टेज कहां जाएंगी, मॉस्किटो के अंदर। सब डाइजेस्ट हो जाएंगी एक्सेप्ट गैमीटोसाइट। ये अंदर जाकर के क्या काम करेंगे, गैमीट बनाएंगे। एक मेल गैमीट बनाएगा, एक फीमेल। फिर गैमीट आपस में क्या करेंगे, फ्यूज। क्या कहते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन। लिखा हुआ है इसमें, लिख दे रहा हूं मैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट कैसा होता है, जायगोट में क्या होगी, मियोसिस। सॉरी। जायगोट में क्या होगी, मियोसिस। मियोसिस होने से क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स स्टमक से निकल के कहां चले जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। समझ रहे हो, स्पोरोजॉइट्स। यस, सब जाएंगे, सब कुछ डाइजेस्ट कर लेगा वो, एक्सेप्ट मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। आरबीसी के अंदर आरबीसी वाला पार्ट तो डाइजेस्ट कर लेगा वो, गैमीट साइड निकल के बाहर आ जाएंगे। ये फीमेल गैमीट बनाएगी, ये मेल गैमीट बनाएगा, और मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज कर जाएंगे। जायगोट बनेगा, डिप्लॉइड होता है। पर स्पोरोजॉइट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो बीच में क्या होगी, कहीं ना कहीं मियोसिस होगी। मियोसिस होकर के हैप्लॉइड स्पोरोजॉइट बनेंगे, जो उसकी सलाइवरी ग्लैंड में आकर के वापस से क्या करेंगे, इन्फेक्शन चालू कर देंगे। अब मुझसे क्वेश्चन पूछो। यस, फीवर किस क्वेश्चन ये पूछेगा, जैसे ही ये हिमैटिन या हीमोजॉइन ग्रेन्यूल ब्लड में रिलीज होते हैं, किसी के अंदर साइकिल 2 दिन चलती है, तीसरे दिन फटती है, किसी में 3 दिन चलती है, चौथे दिन फटती है, जिनमें 2 दिन बाद साइकिल कंप्लीट तीसरे दिन होती है, टर्शियन मलेरिया। जिनमें 3 दिन बाद चौथे दिन साइकिल कंप्लीट होती है, क्वार्टिन मलेरिया। तो क्वार्टिन मलेरिया कौन सा है, फेल्सीफेरम मलेरिया या ओवेल मलेरिया। और दोनों के दोनों टर्शियन है, फेल्सीफेरम भी टर्शियन है, और ऊपर वो क्या नाम है, वाइवेक्स भी टर्शियन है। अंतर इतना है, फेल्सीफेरम मैलिग्नेंट है, वाइवेक्स बेनाइन है। याद रहेगा इतना सा। अब कोई मुझसे डिस्कस है तो मुझसे करो। करने को तो साइकिल को भी बहुत लंबा बनाया जा सकता है, जरूरत नहीं है। ह्यूमन वाली साइकिल इंपॉर्टेंट थी तो मैंने बनवा दी है, क्योंकि उसमें 2 साइकिल समझानी थी मुझे। यहां तो इतना सा है, सब एंटर करेंगे, गैमीट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन, जायगोट, मियोसिस, स्पोरोजॉइट। और स्पोरोजॉइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर, इफ स्पोरोजॉइट कहां चले जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स। और अगेन इन्फेक्ट करके एक हेल्दी ह्यूमन को फिर से बाइट करेगा स्पोरोजॉइट, क्योंकि स्पोरोजॉइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर, ठीक है, ह्यूमन। गट 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 सब कुछ ही गट में चल रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहां होगा, फर्टिलाइजेशन इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो। हाँ, यस। देखो, गैमीट नहीं बनाता, गैमीटोसाइट बनाता है, यानी उन सेल को बनाता है जो इसके गट में जाके गैमीट बनाएंगे। क्योंकि आरबीसी में एंटर करके ही गैमीटोसाइट बनेंगे ना। वो कैसे बन जाएगा, खाली मीरोजॉइट थोड़ी ना गैमीटोसाइट बना सकते हैं। अगर मीरोजॉइट की बात करूं, बिना आरबीसी में एंटर करे, ठीक है, तो ये तो खाली एक प्रोटोजोआ है, ये गैमीटोसाइट कैसे बना देगा।
गैमेटोसाइट बनाने के लिए आरबीसी चाहिए ना, तो ये साइकिल तो चलाने पड़ेगी। ये आरबीसी के अंदर है ना भाई, आरबीसी है, आरबीसी तो एंटर करना पड़ेगा ना। तो सोच रही है कि मीरोजोइट्स ही बन रहे हैं, तो बाद फिर दोबारा मीरोजोइट्स, तो पर एक मीरोजोइट्स खुले में है, एक मीरोजोइट्स आरबीसी के अंदर है, जो आरबीसी के अंदर है वो गैमेटोसाइट बनाएंगे, जो खुले में है वो गैमेटोसाइट नहीं बनाएंगे। एक नहीं, बहुत सारी साइकिल रन करता है, फाइटिंग होती है, भयंकर चलती है। फिर आरबीसी में, फिर आरबीसी में, फिर जब थक जाते हैं, उन्हें बहुत हो गया यार, अब आरबीसी में जाके उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस अंदर जाकर के बैठ जाएंगे, कुछ बड़े साइज के, कुछ छोटे साइज की। बड़े साइज के अगर मॉस्किटो बाइट करता है तो फीमेल गैमीट बनाएंगे, अगर मॉस्किटो बाइट नहीं करता तो अंदर ही डिजनरेट कर जाएंगे ह्यूमन में ही। यस, साइकिल कंप्लीट तभी होगी जब कोई मॉस्किटो बाइट करेगा, और मॉस्किटो बाइट नहीं करेगा तो पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, इसकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं चल पाएगी। क्योंकि गैमीट बनाने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमन में लो टेम्परेचर होता ही नहीं है, तो लो टेम्परेचर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी इसको मॉस्किटो चाहिए ही चाहिए, मतलब कोई भी होस्ट। तो एक कॉमन होस्ट कौन है? मॉस्किटो। तो मॉस्किटो इजीली ह्यूमन को बाइट कर लेता है। आई या नहीं आई? बैग एक पैक कर रहे हो, समय हो गया क्या? सर हो गया, बस खुशी की बात ही अलग है अब तो। लीड ही नहीं लगाई, लीड रखा है घर पे क्या? कुछ सिलेक्शन दोगे ना इस बार? गले की दुकान पे बैठोगे? किसका है? किसका? हार्डवेयर? अरे गल वही की बात है, बहुत डीलिंग होता है। कोई घर में जो चीजें लगती है, नल, पाइप, ये ना हार्डवेयर, ये तो होता है। तुझे ही करेगा अब तो, मुझे ऐसा लग रहा है, सर हाई डील होता है, डॉक्टर बन जा भाई, तो उस पैसे को सही जगह यूटिलाइज कर पाएगा। हाँ तो बेटा कल मिलते हैं। कल दिन क्या है? सैटरडे। तो कल कोशिश करेंगे कैंसर, एचआईवी। फीवर कब आता है ये कह रही है? बताए ना, इरेथ्रोसाइटिक साइकिल 2 दिन की भी होती है, इरेथ्रोसाइटिक साइकिल 3 दिन की भी होती है। जिन लोगों में 2 दिन बाद फटते हैं आरबीसी और ये ग्रेन्यूल्स निकलते हैं, फीवर आता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम ऑफ मलेरिया, मलेरिया का सिम्टम क्या है? फीवर, ठंडी देके बुखार आना। नहीं तो नहीं आता। अब ये बेचारे कुछ नहीं करेंगे, ये आरबीसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, खाएंगे नहीं, ये दुष्ट प्रोटोजोआ खाएगा और हिमेटिन या हीमोजन ग्रेन्यूल बनाएगा, और जब ब्लड में रिलीज होंगे तो फीवर आएगा। क्योंकि हाइपोथैलेमस के लिए ये क्या है? पायरोजन। कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो बॉडी के लिए हार्मफुल है वो पायरोजन है। पायरोजन का मतलब है फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तुम्हें तो पूरी मैकेनिज्म बताई है मैंने, तुम्हें रट्टा तो मारा नहीं, समझना है हर चीज को। और बताओ, हो गया? हाँ तो टाइम क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। ये हेडिंग डाल के लाना कल, ठीक है? इसकी साइकिल पूरी कराऊंगा, पूरी साइकिल यहाँ बनवाऊंगा मैं, ठीक है? और कैंसर, एड्स। हाँ एड्स कॉजिंग एजेंट एचआईवी होता है, एड्स कॉजिंग एजेंट एचआईवी होता है। तो हम डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो कल हम कैंसर और एड्स कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, समझने का है बस।